नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उपकार क्लासेज में। आज 10 दिसंबर है। ग्रुप डी के तीनों शिफ्टों के पेपर कंप्लीट हो चुके हैं और आज मैं आपको तीनों शिफ्टों में जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस आए थे, तो जितने क्वेश्चन मुझे मिले थे वो सारे क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहेगा कि जो आज नहीं आया और मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है। कहने का मतलब ये है कि ये जितने भी क्वेश्चंस आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो है जो आज की शिफ्ट में आए हैं। या तो कोई फर्स्ट शिफ्ट में आया होगा, या कोई सेकंड शिफ्ट में आया होगा, या फिर कोई थर्ड शिफ्ट में। इस तरीके से सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चन हैं। अगर आप बात करोगे कि ये कौन सी शिफ्ट में आया था, ये पूछोगे, तो ये आज की फर्स्ट शिफ्ट में आया था क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिस दिन से ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर आज तक कंटिन्यू पूछा जा रहा है। इसके अलावा अगर आप नॉर्मल सी मोटा मोटी बात करोगे कि सर 10 दिसंबर के दिन पूरा किस तरीके से रहा, कि कौन से चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे, तो आज सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो प्रॉफिट और लॉस से पूछे गए थे। और वो भी सबसे ज़्यादा इजी क्वेश्चन पूछे गए थे। यानी कि जो 3 से 4 क्वेश्चन लाभ हानि के पूछे गए थे वो ऐसे पूछे गए थे जिनमें लाभ बताओ या फिर लाभ परसेंट बताओ, इस तरीके से। एक क्वेश्चन आज आपको नया देखने को मिला था, वो मिला था रेलगाड़ी से। पहले क्वेश्चन रेलगाड़ी से ऐसे पूछे जा रहे थे कि एक दूसरे को पार करने का समय कितना है, या फिर रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। लेकिन आज जो रेलगाड़ी का क्वेश्चन देखने को मिला वो ये मिला था कि इनका मीटिंग टाइम क्या है। रेलगाड़ी का मीटिंग टाइम पे आधारित क्वेश्चन पूछा गया था। औसत के 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी क्वेश्चन सिंपल थे। तो आज आपको 2 वीडियो अवेलेबल रहेगी। एक ये जो पहली वीडियो आप देख रहे हो ना, इसमें तो सिर्फ आज की शिफ्ट के जो क्वेश्चन आए हैं सिर्फ मैं आपको वो सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा एक वीडियो और आपको मिलेगी, या तो लेट नाइट तक मिलेगी या मॉर्निंग में मिलेगी। उस वीडियो में अभी तक ग्रुप डी के 30 शिफ्टें हो चुकी है और 3 शिफ्टों पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस आए होंगे वो चैप्टर वाइज आपको मिलेंगे। ठीक है ना। तो आप सभी का एक बार फिर से उपकार क्लासेज में तहे दिल से स्वागत है। आप जुड़िएगा। और ये है आपके पास आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्या क्वेश्चन है आपके पास में। क्वेश्चन आपके पास है ये है कि 1/3 का कितना प्रतिशत 2/3 है। यानी कि आप अगर क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करोगे ना, तो सर ये जो पैटर्न है ना, इस पैटर्न के क्वेश्चन का नाम है आपके पास है एक दूसरे से तुलना करना। यानी सर ये तुलना कर रहा है क्वेश्चन में, एक संख्या की दूसरी संख्या से कंपेयर किया जा रहा है। और अगर कोई भी क्वेश्चन आपकी लाइफ में ऐसा आता है, क्योंकि लाइफ ही है एक तरीके से, आप एग्जाम देने जाओगे और वहाँ अगर आप क्वेश्चन राइट करके आए हो तो लाइफ सेट हो जाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई भी क्वेश्चन तुलना का आता है तो आप एक फॉर्मूले का यूज करोगे। फॉर्मूला क्या है आपके पास है, कौन बटे किसका इंटू 100। अब आप ये कहोगे कि सर एक छोटा सा क्वेश्चन में आप फॉर्मूला क्यों रटवा रहे हो। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, ये आपके हेल्प के लिए है। क्योंकि आप जब इस क्वेश्चन को जमाओगे ना तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है कि इसमें से अंश में तो कौन सी संख्या आएगी और हर में कौन सी संख्या आएगी। तो वो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, बल्कि किसी भी तरह का आप कन्फ्यूज नहीं हो, उसके लिए हमने क्या किया, ये फॉर्मूले का निर्माण किया है। यानी जिस संख्या के पीछे का शब्द लिखा हुआ है, जिस संख्या के पीछे का शब्द लिखा हुआ है वह संख्या हर में आएगी, बाकी दूसरी संख्या अंश में जाएगी, और गुणा करोगे आप किससे, 100 से, ताकि आपका बिल्कुल कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है। अब आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि सर 1/3 के पीछे का शब्द लिखा हुआ है। अगर 1/3 के पीछे का लिखा हुआ है तो ये तो हर में आएगी संख्या, बाकी संख्या किस में जाएगी आपके पास है, अंश में। और इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, सर इसको मल्टीप्लाई करना है आपको किससे, 100 से। क्यों, क्योंकि परसेंटेज बनाना है इसलिए। आप ऐसे सीखिएगा कि इसके हर से आप इसके हर को काट सकते हो। तो इस तरीके से आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो 200% आएगा। अगर ज़्यादा मैथ कमजोर है तो ऐसे करो, बाह्य पदों का गुणनफल आंतरिक पदों का गुणनफल। पहले बाह्य पदों का लिखते हैं तो ये हो गया आपके पास है बाह्य पदों का गुणनफल। फिर आंतरिक पदों का गुणनफल लिखते हैं तो 3 गुणा हो गया आपके पास है 1। परसेंटेज के लिए किससे गुणा करेंगे हम, 100 से। 3 से 3 खत्म। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर 200% आएगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है। जिस दिन से 27 नवंबर से ग्रुप डी का पेपर स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर आज तक लगभग लगभग हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। लाभ हानि के कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल। आज की शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास है, सर क्वेश्चन ये है आपके पास है कि एक टेबल 3000 रुपये में खरीदी गई, 3200 रुपये में बेची गई, तो धन के संदर्भ में लाभ या हानि का परसेंट बताइए। सबसे इजी क्वेश्चन है आपके पास है। यानी कि ये क्या है आपके पास है, सर ये हमारे पास है सीपी है, और ये क्या है आपके पास है, सर ये हमारे पास है एसपी है। कोई वस्तु इतने में खरीदी और इतने में बेची, तो आप ये कह सकते हो इसमें से आप ये घटाओगे तो कितना आएगा आपके पास है, 200। तो 200 रुपये का क्या हो रहा है आपके पास है, लाभ। 200 रुपये का लाभ हो रहा है, तो आप ये कह सकते हो 200 रुपये का क्या हो जाएगा, आपको गेन हो जाएगा सर। यानी कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा, सीधे ही लाभ या हानि पूछी है। अब आप ये कहोगे सर इतना इजी क्वेश्चन क्यों आप
करवा रहे हो। तो अगर कोई आज की पहली शिफ्ट में बैठा है ना आपका कोई भी दोस्त, तो मैंने फिर भी उससे ये पूछा रिपीट करके कि आप ये बताओ कि लाभ या हानि का परसेंट पूछा था या लाभ हानि, कि नहीं सर एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य दोनों थे और सिर्फ ये पूछा था कि लाभ कितने का हो रहा है, बस परसेंट में पूछा ही नहीं था। हाँ, एक और क्वेश्चन आया था दूसरा जिसमें परसेंट में पूछा गया था, तो वो क्वेश्चन भी मैंने लिया है। ये उनके बेस पर लिए गए क्वेश्चन से। एक कलाई घड़ी 3000 में खरीदी गई और 3500 में बेची गई, लाभ प्रतिशत बताइए। हमेशा ध्यान रखिएगा, लाभ हानि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो लाभ या हानि की कैलकुलेशन जो करते हैं ना हम, वो क्रय मूल्य पर करते हैं। जैसे आपका लाभ आ गया और उसको परसेंट में बताना है, लाभ को किस में बताना है आपको, परसेंटेज में बनाना है। तो लाभ परसेंट में कैसे निकलता है सर, पहले तो आप लाभ निकालो और जो बट्टे है ना उस बट्टे में सीपी लिखो और मल्टीप्लाई किससे करोगे आप, 100 से। तो इस तरीके से आपका परसेंट में बन जाएगा, यानी लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100 हमेशा फिक्स है, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, लाभ हानि की कैलकुलेशन हमेशा क्रय मूल्य पर की जाती है और परसेंटेज के लिए हम मल्टीप्लाई 100 से करते हैं। और एक और दूसरी बात, वैसे आप कह सकते हो कि सर इसमें 500 रुपये का लाभ है, तो 500 देखो 500 रुपये का लाभ 500 बटे 3000 क्योंकि क्रय मूल्य है और गुणा किससे किया हमने, 100 से। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं सर 16 सही 2 बटे 3%, जिसको हम कह सकते हैं कि सी ऑप्शन होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, ऐसा क्वेश्चन अगर कोई एग्जाम में आता है ना आपके, तो ऐसे क्वेश्चन में हम पहले रेशियो ले सकते हैं ताकि वो क्वेश्चन थोड़ा इजी सॉल्व हो जाएगा। रेशियो कैसे ले सकते हैं, जैसे सर हम जानते हैं ये क्रय मूल्य का है ये विक्रय मूल्य का है, आप इसमें 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए पहले, फिर 5 से काट दीजिए, कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। 5 से इसको काटोगे तो 7 बार, यानी कि ये खरीदी गई ये क्रय मूल्य है और ये क्या है आपके पास है, विक्रय मूल्य। 6 रुपये की वस्तु को 7 रुपये में बेचा गया। आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ से स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि लाभ हो रहा है 1 का, लेकिन क्वेश्चन ये चाहता है कि आप इसको परसेंटेज में बताओ। क्वेश्चन ये चाहता है कि इसको किस में बताओ, परसेंटेज में। तो ये लीजिए परसेंटेज में प्रॉफिट 1 बटे में क्रय मूल्य और गुणा किससे करोगे, वही 100 से। तो आप ये कह सकते हो कि कितना आएगा आपके पास है 66 पॉइंट, वो 16 सही 2 बटे 3%। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, एक और क्वेश्चन सेम इसी तरीके का था आपके पास है। क्वेश्चन क्या था, कोई वस्तु खरीदी गई थी, उस पर कुछ खर्चा किया गया था, फिर उसको बेचा गया और ये पूछा था अब लाभ या हानि हुई है क्या, ये बताओ आप। यानी आज के सारे क्वेश्चन में 100% गारंटी लेता हूं, डिट्टो क्वेश्चन है। विपिन ने एक खिलौना 1200 में खरीदा, इसकी मरम्मत पर कितना खर्चा किया, 200 रुपये। इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं कि क्रय मूल्य कितना हो गया आपके पास है, 1400 रुपये। कोई दिक्कत नहीं है, 1200 में इसने वस्तु खरीदी है, 200 रुपये ये खर्चा भी करके आया है। इसके बाद देखिएगा, और उसने उसे 1680 रुपये में बेच दिया, उसका लाभ परसेंट बताइए। यानी यहाँ अनुपात का निशान लगा दीजिए, ये 1680 को आप यहाँ लिख दीजिए। ये क्या था हमारे पास में, क्रय मूल्य था, और ये क्या था हमारे पास में, विक्रय मूल्य था सर, सेलिंग प्राइस था। पहले काटना चाहो तो काट लीजिए, लेकिन आदत डालिए काटने की, क्योंकि क्वेश्चन आपका इजी हो जाता है। कैसे कटेगा आपके पास है, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, स्पष्ट दिख रहा है ये 14 से कटेगा। तो 14 से कितनी बार कटेगा, 2 बार। 14 एकम 14, 14 दूनी का 28, फिर कट रहा है आपके पास है 2 से 5 बार। 2 से कितनी बार कट रहा है, 6 बार। यानी सर कोई वस्तु 5 रुपए की थी, उसको आपने 6 रुपए में बेच दिया, 1 रुपये का लाभ हुआ। तो 1 बट्टे में 5 और गुणा किससे करोगे आप, 100 से। भाई 1 रुपये का हो गया लाभ, बट्टे में हमेशा क्रय मूल्य आता है और परसेंटेज बनाने के लिए हम 100 से गुणा करते हैं। तो इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा 20%। तो प्रॉफिट और लॉस के आज 3 से 4 क्वेश्चन थे, चौथा क्वेश्चन कैसे था मुझे पता नहीं चला। 3 क्वेश्चनों का पता चला, वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे। क्वेश्चन माध्य माध्य का बहुलक से फिर से पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है। फिर स्टूडेंटों को ये कहना था कि सर कुछ माध्य माध्यिका दे रखी थी, बहुलक पूछा, तो वो खुद स्टूडेंट छोड़ के आया इस क्वेश्चन को। लेकिन मैंने ये कहा कि इतना समझाया आप लोगों की, ये एक फॉर्मूला छोटा सा याद रख लो कि बहुलक माध्य और माध्यिका में क्या संबंध होता है, ठीक है। एक क्वेश्चन में ऐसा था जिसमें टेबल दे रखी थी और उसमें माध्यिका पूछी थी, तो एक अभी तक एक ही आया ऐसा, तो मैं किसी दिन आपको सॉल्व करवा दूंगा। हाल फिलहाल आप ये देखिए, आप रट्टा मार लीजिए, अगर कल आपकी 11 दिसंबर को एग्जाम है, 12 को है, तो क्या रटना है आपको कि सर एक फॉर्मूला होता है बहुलक का, अगर आपको मान निकालना है तो ये होता है आपके पास है 3 माध्यिका। क्या होता है आपके पास है, 3 माध्यिका, और माइनस होता है आपके पास है 2 माध्य। बस इसको आप याद रखिए, इसमें से कोई भी डेटा पूछ सकता है। 3 माध्यिका का मतलब क्या है, 3 इंटू माध्यिका,
और ये क्या है आपके पास है 2 इंटू माध्य। अब इसने बहुलक पूछा है तो 3 की जगह 3 रहेगा। माध्य का मान कितना आपके पास है सर, हमारे पास 48 है -2। माध्य का मान कितना आपके पास है 60 है। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करिए सर, ये हो जाएगा 24 को 4 हासिल की 2 144। 144 में से आप 120 घटा दीजिए तो कितना आएगा आपके पास है सर, ये आ जाएगा हमारे पास है 24। किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको 24 सर, हमारे पास है सी ऑप्शन में। तो गलत करके नहीं आओगे, आगे ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। ये क्वेश्चन था, डिट्टो क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ऐसे आया था, ये मध्य अनुपाती पूछा था, जबकि मैं आपको तृतीय अनुपाती निकालना, चौथा अनुपात निकालना, पांचवा अनुपात निकालना, सॉरी तीसरा, चौथा और मध्य अनुपात तीनों सिखा चुका हूँ। इस बात को ध्यान रखिए। आप मेरी सभी क्लासों को फॉलो करिए। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मैंने पढ़ा रखा हो ग्रुप डी में कि आपको पता ही नहीं चले कि कितना क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। 27 तारीख से आपकी एग्जाम स्टार्ट हुई थी, तो 27 तारीख से लेकर के आज कितने हो गए आपके पास है, 10 दिसंबर हो गई, और टोटल 10 दिन हो गए ग्रुप डी के पेपर लगे हुए। तो मैंने 10 दिन में से 9 क्लासें पढ़ाई है ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि कल आपकी कोई क्लास आई नहीं थी। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 दिन में मैंने 9 क्लासें पढ़ाई है। तो 9 क्लासों को आप जरूर पढ़ के जाए। आप इतना सा काम कर सकते हो कि जैसे आपकी मैथ थोड़ी सी ठीक है तो डबल एक्स की स्पीड पर देख लो। अगर आप देख के जाओगे तो मैथ का कोई एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा आपका, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। मैथ का कोई क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे। मैंने अच्छी तरीके से मैथ कवर करवा रखी है, बस उन्हीं को पढ़ के आप जब भी आपकी एग्जाम है वो आप दे लीजिएगा। जैसे हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 ने क्या पूछा है सर, दो संख्या तो हमको ये दे रखी, इनका भी मध्यानुपाती, और दो संख्या हमको ये दे रखी और इनका भी मध्यानुपाती निकालना है, और फिर उनका आपको अनुपात बताना है, यानी 2 बार मध्यानुपाती निकलेगा इसमें। ठीक है, तो मध्यानुपाती हम निकालते कैसे हैं सर? मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है आपके पास अंडर रूट का निशान और ये ए बी, ये मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है। अंडर रूट में हम ए बी लेते हैं, तो अंडर 2 बार लेना है। ये पहला अंडर रूट, अनुपात का निशान, ये आपका दूसरा अंडर रूट। पहला कितना है आपके पास सर 1.21, और अगला कितना है आपके पास है 0.09। अच्छी तरीके से आप जानते हो कि 121 किसका होता है आपके पास है, 11 का होता है, और दो दो के जोड़े बनते हैं वर्गमूल में। तो यहाँ 2 अंक छोड़ के है तो इसमें 1 अंक छोड़ के दशमलव लगता है। अब आप ये कहोगे कि मान लीजिए सर अंडर रूट में कोई संख्या ऐसे है, पॉइंट है, और पॉइंट के पीछे कितने अंक है, 4 अंक है, तो फिर आप दशमलव में यहाँ बताइए जब आप इसका मान निकालोगे तो कैसे निकालोगे, दशमलव लगेगा। लेकिन वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनते हैं 1 और 2, तो इसके पीछे 2 अंक आएंगे 1 और 2, यानी 1 अंक 2 अंक छोड़ के फिर दशमलव लगेगा। अगर मान लीजिए दशमलव के बाद 6 अंक लिखे हुए हैं तो फिर यहाँ 3 अंक छोड़ के दशमलव लगेगा। आप ये कहोगे कि मान लीजिए सर 5 अंक लिखे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर जो संख्या आती है ना वो सम आती है। अगर विषम आ जाती है तो आप उसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकाल सकते, नहीं निकाल सकते, फिर पॉइंटों में आता है वो। तो इसका मतलब क्या है सर, दशमलव के बाद जो अंक आएंगे ना वो फिक्स आएंगे, या तो 2 आएंगे, या तो क्या आएंगे आपके पास है 2 अंक आएंगे दशमलव के बाद, या 4 अंक आएंगे, या 6 आएंगे, या 8 आएंगे। जब आप वर्गमूल निकाल दोगे तो आधा हो जाएगा। 2 आएगा तो 1 अंक लेना है, 4 का 2 अंक लेना है, 2 अंक छोड़ के दशमलव, 6 अंक है तो 3 अंक छोड़ के दशमलव। ये इस वर्गमूल का कॉन्सेप्ट होता है। अनुपात का निशान, आप ये बताइए 9 का कितना होता है 3, और यहाँ 2 अंक छोड़ के तो यहाँ 1 अंक छोड़ के लगेगा। इसके अलावा आप दशमलव से दशमलव काट सकते हो, तो 11:3। 11 अनुपात कितना है आपके पास है 3 है। 11:3 किस ऑप्शन में? अच्छा, एक तो आपसे कहा कि इसका मध्यानुपाती, सॉरी यार मैंने क्वेश्चन को गलत कर दिया है जमाते टाइम, लेकिन अभी तक जो डेटा बोला था वो बिल्कुल एक्यूरेट डेटा मैंने सही बोला था। आपको क्या करना है, 2 बार यहाँ मध्यानुपाती का निशान लगाना है। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या ये है, यानी कि इसका मतलब ये होता है सर पहली संख्या, और इसका मतलब क्या होता है दूसरी संख्या है, तो इन दोनों को गुणा करके लेना है। यानी कि पहली संख्या सर हमारे पास ये रही, गुणा का निशान, दूसरी संख्या हमारे पास ये रही, तो ये तो पहला मध्यानुपाती आएगा, अनुपात यहाँ लगेगा, और वापस से लीजिए अंडर रूट का निशान, यानी कि ये है सर 10.16, और गुणा का निशान ये है आपके पास है 10.36। अब देखिए इसमें से बाहर कितना आएगा सर, इसमें से आएगा 1.1, गुणा का निशान, इसमें से 0.3 आएगा, अनुपात का आएगा निशान, इसमें से क्या आएगा आपके पास है 0.4, और गुणा का निशान ये आएगा आपके पास है 0.6। देखिए ये सारे दशमलव हट जाएंगे आपके पास, क्योंकि दशमलव के बाद 1 2 2 अंक किधर है, 2 अंक किधर है, तो दशमलव आपके हट जाएंगे। कुछ कट रहे हैं तो काट दो। सर बिल्कुल कट रहा है, 3 से कितनी बार कट रहा है आपके पास है 2 बार, और कुछ कटेगा नहीं, तो यहाँ कितना बचेगा 11, यहाँ कितना बचेगा 8। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो सर 11:8 आएगा, जो कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा। मध्यानुपाती कैसे निकालोगे? मध्यानुपाती निकालने का तरीका सर अंडर रूट में ए और बी लीजिए।
अगर आपको नहीं आता है मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती कुछ भी निकालना, तो उपकार क्लासेज पे आप इस टाइम क्लासेज देख रहे हो, उपकार क्लासेज पे सर्च करो मध्यानुपाती कैसे निकाला जा, मध्यानुपाती निकालना, और पीछे उपकार क्लासेज बोल दो आप। उसमें मैंने कंप्लीट आपको तृतीय अनुपात, चतुर्थ अनुपात सब कुछ सिखा रखा है। इसके अलावा आप चाहते हो कि सर वो पुरानी वीडियो नहीं देखना चाहते हैं, मत देखिए आप। आपको मैंने क्या कहा कि 9 से 10 क्लासें पढ़ाई है मैंने ग्रुप डी के लिए, जिस दिन से पेपर स्टार्ट हुआ उस दिन से, वहां भी मैंने ये टोटल पढ़ा रखा है। अब ये मुझे याद नहीं है कि वो कौन से सेट में ये पढ़ा रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन फिर से ले लीजिएगा। ये रहा आपके पास है सर 2 का और 32 का मध्यानुपाती पूछा है, तो ये आपके पास है होमवर्क है, क्योंकि क्वेश्चन तो इतना इजी आया था आज, मैंने तो आपको इतना डिफिकल्ट भी समझा दिया था। सभी स्टूडेंट इसके कमेंट्स में आंसर दोगे कि आंसर कितना आएगा, सभी के मैं आंसर चेक करूंगा, ध्यान में रखिएगा। जब सॉल्व कर रहे हो उसी टाइम आप टाइप कर दे कि इसका आंसर ये है। अगला क्वेश्चन फिर से देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का। ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8, यानी कि ये MDH फॉर्मूला लगता है एक, उसके बेस पर क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा नहीं आया था, क्वेश्चन जो आया था ना वो आपको मैं बता देता हूँ क्वेश्चन कैसा आया था। क्वेश्चन तो आपके पास है इस तरीके से आया था, लेकिन मैं आपको कुछ और भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व करवा देता हूँ ताकि आपको गलत नहीं हो। पहली बात तो अगर आपको कभी भी मिश्र समानुपात के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखें। फॉर्मूला क्या है, MDH, और बट्टे में क्या है आपके पास है WR। WR को रहने दो, W लिख दो बराबर, ये आ जाएगा सर M1 D1 H1 अपॉन W1। इसका मतलब क्या है सर, MDH और बट्टे में W। इसका मतलब है कि मेन सब्जेक्ट ये दिनों की संख्या, ये घंटे हैं, और वो जितना भी कार्य आएगा आपके पास है नीचे हर में, वो कार्य किस में आएगा आपके पास है हर में आएगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो MDH अपॉन क्या हो गया आपके पास है W हो गया, MDH अपॉन क्या हो गया आपके पास है W हो गया। ठीक है, जैसे हम इस क्वेश्चन से सॉल्व करना चाहते हैं। अब आप ये कहोगे कि सर फिर इनका ये पहला व्यक्ति है तो ये दूसरा व्यक्ति है, यहाँ पहला समय लिखोगे तो यहाँ दूसरा समय लिखोगे। अब इसमें कितने शब्द दिख रहे हैं आपको, सर हमको 4 शब्द दिख रहे हैं, तो 4 शब्दों में से जो दे रखे हैं ना उसको लिखो, और जो नहीं दे रखे उनको आप छोड़ सकते हो, जो नहीं दे रखे उनको आप छोड़ सकते हो। ठीक है सर, M का मान कितना दिया है, 25 पर्यटकों का एक समूह एक होटल में, यानी कि M का मान सर हमारे पास है 25 है। एक होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन खा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, ये आपके पास 8 दिन है। क्या काम करते हैं, ये खाना खाने का काम करते हैं, और कितना काम करते हैं, 5 कंटेनर खा जाएंगे। यानी 25 पर्यटक कहीं घूमने जाते हैं, और घूमने के टाइम वो काम क्या करता है, खाना खाने का काम करते हैं। और कैसे काम करते हैं सर, ये 5 कंटेनर खा जाते हैं 8 दिन में, 25 आदमी 8 दिन में 5 कंटेनर खा जाते हैं। फिर आगे चलिएगा, बराबर का निशान लगाएंगे, क्योंकि हमको 1 2 और 3 मान दे रखे, एक नहीं दे रखा, हमने छोड़ दिया, उसको नहीं लिखना है। आगे 10 पर्यटकों को 16 दिन में, यानी कि आगे क्या लिखेंगे हम, 10 पर्यटक 16 दिन, और कितने कंटेनर होंगे, यानी कि ये हमसे पूछा है। एक तरीके से यहाँ वाला काम सॉल्व कैसे करते हैं हम, क्रॉस नहीं काटते, बाकी खूब काटिए आप, क्योंकि क्रॉस हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर 8 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 2 बार। ठीक है, और काट दीजिए। 5 से ये कितनी बार कटेगा आपके पास है 5 बार। 5 से कितनी बार कटेगा 2 बार। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये x आ जाएगा, और यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 4 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पे ये कह सकते हो कि वो कितने कंटेनर खा जाएंगे, 4 कंटेनर वो खा जाएंगे। कुछ स्टूडेंटों का मैसेज होता है कि सर आप क्वेश्चन को सॉल्व करवाने के बाद साइड में हट जाया करो, तो मैंने आपसे ये कह रखा है कि मैंने बिल्कुल अच्छी तरीके से PDF अवेलेबल करवा रखी है। अच्छी तरीके का मतलब ये है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसकी भी 2 PDF मिलती है। एक प्रिंटेबल PDF निकलती है, जिससे कोई स्टूडेंट चाहता है मैं प्रिंट निकलवा के पढ़ना चाहता हूँ, काफ़ी पढ़ते हैं, तो उनके लिए प्रिंट वाली भी अवेलेबल है, और उनके लिए सॉल्यूशन वाली भी अवेलेबल है। जब आपके पास इतनी सुविधाएं है तो स्क्रीनशॉट लेने का तो जमाना ही चला गया यार। इस जमाने में कौन स्क्रीनशॉट लेता है बताइएगा आप। हालांकि मैं हट जाऊंगा साइड में, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मेरी आदत नहीं है, मैं तुरंत ही गलती से वो दूसरे क्वेश्चन पे पहुंच जाता हूं, इसलिए कोशिश करूंगा फिर भी हटने की। लेकिन आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम कमेंट्स आप जहाँ करते हो वहाँ पे भी उसकी लिंक है, डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक है। इसके अलावा भी आप देखो उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से सर्च कर सकते हो, ठीक है ना, टेलीग्राम को। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइएगा। 36 व्यक्ति एक दिन में 6 घंटे कार्य करते हुए किसी काम को 10 दिन में कर देते हैं, यानी वापस फॉर्मूला क्या है आपके पास है सर, MDH अपॉन क्या है आपके पास है W। अब इधर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये सेम आता है वापस से बराबर के निशान। M का मतलब क्या है 36, तो 36 व्यक्ति
6 घंटे कार्य करके किसी काम को 10 दिन में कर सकते हैं। इसका मतलब सर डी का मान भी है, एच का मान भी है, इनको आगे पीछे लिख सकते हो। 36 व्यक्ति 6 घंटे और ये 10 दिन तक लगातार। काम नहीं दे रखा है ना आपको, काम को लिखो ही मत बिल्कुल भी। तो बताइएगा कि 24 व्यक्ति 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके कितने दिन में कार्य करेंगे। बस एक्स का मान निकालना है आपको। 9 से कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, 9 से कट जाएगा आपके पास है 4 बार। और देखो ये 24 हो जाएगा, 24 से 24 भी कट जाएगा, तो एक्स का मान सीधे 10 आ जाएगा, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। क्लियर है। एक क्वेश्चन इसका हर शिफ्ट में जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ तब से ही पूछा जा रहा है, और इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई ज़्यादा इसके डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, ध्यान में रखिएगा। फिर भी मैंने इसके बेस पर एक और क्वेश्चन लिया है, क्योंकि आज की जो फर्स्ट शिफ्ट लगी थी, देखो ये अभी जो थर्ड शिफ्ट में आप जो देखे आए उनमें तो ऐसे क्वेश्चन इजी पूछे थे थर्ड में, लेकिन जो फर्स्ट शिफ्ट जो आज की लगी थी ना, उसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमा रखा था इस तरीके से। तो क्वेश्चन को कैसे घुमाया, पहले हम इसे सरल कर लेते हैं, फिर अभी जो 10 नंबर का छोड़ा उसे सरल करेंगे। आराम से पढ़िएगा क्वेश्चन को। और मैं इस क्वेश्चन को जब से मैथमेटिक्स पढ़ाने लगा हूं ना, जब से ही मैं इस क्वेश्चन को मोस्ट बताता हूं। ये जो क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन आपके पास है, जैसे आप दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हो, या मान लीजिए आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या किसी स्टेट की तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी कांस्टेबल का पेपर है, तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा 100% हर साल। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल, इसमें संख्या चेंज होती है, बाकी कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा अच्छे से समझो। अभी जो क्वेश्चन समझा था उसमें कुछ नहीं किया था आपने, सिर्फ और सिर्फ मान रखे थे और आंसर आ गए थे। मान ही इसमें रखना है, लेकिन थोड़ा से अपने माइंड का यूज करके। अगर मैं इतनी गहराई से ये क्वेश्चन के बारे में आपसे कह रहा हूं, तो मतलब कुछ तो क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होगा बस। कैसे होगा देखिए, एक छात्रावास में 1 महीने के लिए 300 विद्यार्थियों की भोजन की व्यवस्था थी। कितने दिन की थी? 300 छात्र थे, 1 महीने तक खा सकते थे। इसने कहा कि 1 महीने का मतलब आपको 30 दिन लेना है, 31 दिन नहीं लेने हैं, और ना ही आपको 29 दिन लेने हैं। ठीक है। 20 दिन के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया, 20 दिन खाना खाया और वो चले गए। आपको ये बताना है कि बचा हुआ खाना कब तक चलेगा। और कोचिंग वाले कैसे पढ़ाते हैं कैसे नहीं पढ़ाते मुझे नहीं पता, मैं मेरा तरीका बता रहा हूँ जिसमें आपको बहुत इजी लगेगा। कैसे लगेगा, आपके पास है टोटल व्यक्ति कितने हैं, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं सर, हम ये लगाते हैं MDH, और कार्य को हम नीचे लिखते हैं। तो कार्य वगैरह ऐसा कुछ इसने दिया नहीं है, तो नीचे आपको कुछ भी लिखने की आवश्यकता है नहीं, सिर्फ MDH लगेगा। यानी सर हमारे पास है 300 आदमी, और 300 आदमी किसी खाने को कितने दिन में खा सकते हैं, 1 महीने में। तो आपको यहां पर 1 महीने के दिन नहीं लिखने हैं, ये आपको 30 दिन नहीं लिखने हैं, बल्कि आपको कैसे करना है सर, 300 विद्यार्थी थे, अब इसमें क्या लिखा है कि 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है कि सर इन्होंने 20 दिन तक तो खाना खा लिया ना भाई, 20 दिन तक सबने खाना खाया है, उसके बाद चले गए। तो आपको हमेशा जो बचे हुए दिन है ना, उससे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 30 दिन का खाना था, अरे 30 दिन में से अगर वो 20 दिन खा के ही चले गए, जो खाना उन्होंने खा ही लिया, उसको क्या वापस निकालोगे क्या? नहीं निकालोगे तो जाओ कि चलो कोई बात नहीं, तुमने खा लिया जाओ। अगर खा लिया जाओ तो ठीक है, तो फिर आपको यहाँ 30 नहीं लिखना है, 30 में से जो खा लिए ना उतने दिन को आप निकाल दीजिए, यहाँ सिर्फ और सिर्फ 10 ही लिखना है। यहाँ कितना लिखना है, 10। अब क्वेश्चन बहुत इजी हो गया, बस एक ही लाइन समझानी थी कि 20 दिन के बाद जो वो खाना खा के चले गए ना, आप उसको ये कहो कोई बात नहीं बेटा, तूने खा लिया तो तू जा, लेकिन अब ठीक है। अब बचे हुए खाने की बात करो कि 10 दिन का तो अभी बचा हुआ है ना हमारे पास, तो 10 दिन का हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। लेकिन वो ये कह रहा है कि 50 विद्यार्थियों ने छोड़ दिया, तो बचा हुआ खाना कितना दिन चलेगा? अगर कोई आदमी नहीं जाता तो 10 दिन में का काम हो जाता, लेकिन वो कह रहा है कि 50 विद्यार्थी चले गए, तो 50 चले गए, कितने बचे आपके पास है? 250। 250 उस खाने को कितने दिन में खाएंगे? बस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका। कैसे करना है क्वेश्चन को सरल, देखिए सर 1 0 से आप 1 0 काट दीजिए, 25 से कितनी बार कट जाएगा? 12 बार। बस यही आपका आंसर है, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने, काफ़ी कोशिश करिए, कम से कम 20 मिनट के बाद क्वेश्चन ढूंढा, और उसके बाद में टाइप किया कि ऐसी लैंग्वेज का एक और क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाना चाहूँगा। ये क्वेश्चन कौन सा था आपके पास है? 12 नंबर का, 11। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, सॉरी होमवर्क क्या है, मैं एक बार फिर से आपको समझा देता हूँ। वैसे कोशिश करिएगा क्लास को आप यहीं स्टॉप करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की, और फिर आप मिलान करना कि आपका आंसर राइट आता है कि नहीं आता है। देखिए उसी तरीके से करना है। सर टोटल बालक कितने हैं? 60 बालक है। 60 बालकों के पास है 15 दिन का भोजन का प्रावधान है, लेकिन इसने कह रखा है कि 5 दिन के बाद 15 लड़के और आ जाते हैं, तो बचा हुआ भोजन कितनों दिनों तक चलेगा? यानी कि हम ये कह सकते हैं सर कि 60 बालक 15 दिन में खा सकते थे, लेकिन
क्वेश्चन ने कहा है कि 5 दिन के बाद, इसका मतलब 5 दिन का खा लिया इन्होंने, और हम ये कहते हैं कि जो खा लिया ना वो तो खा ही लिया, अब तो हम बाकी का हिसाब करेंगे। तो बाकी कितने दिन और बच गए सर, हमारे पास है 10 दिन और बच गए, बराबर का निशान आएगा। लेकिन वो कह रहा है कि 15 और आ गए, तो 15 और आ गए तो कितने हो जाएंगे, आपके पास 75 स्टूडेंट हो जाएंगे। और ये खाना कितने दिन में चलेगा, x दिन में। काट लीजिएगा, किससे काटोगे, 15 से काटोगे तो ये कितनी बार कटेगा, 5 बार, ये कितनी बार कटेगा, 4 बार, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। कितना आंसर आएगा आपके पास सर, हमारे पास 8 दिन आंसर आएगा। क्लियर है। इस तरीके से बड़े प्यार प्रेम से क्वेश्चनों को सॉल्व करते हुए आपको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन आया था आज की शिफ्ट में, सेम क्वेश्चन था, डाटा चेंज थी। क्वेश्चन इजी है मैं मानता हूँ, लेकिन क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा रहा था, आपको ऐसा ही पढ़ना है। वैसे मैंने और भी अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करवा रखे हैं, यानी मैंने ये कहा कि जो 9 क्लास है आज मैं उनकी प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप उन प्लेलिस्ट में से जा करके पूरी 9 के 9 की क्लास को 1 2 3 4 5 सीरियल से देख सकते हो। अभी तक मैंने कोई प्लेलिस्ट नहीं बनाई थी, लेकिन आज मैं ज़रूर बना दूंगा प्लेलिस्ट, क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि क्वेश्चन वो सारे के सारे रिपीट होके आ रहे हैं। तो मुझे वापस हर बार क्वेश्चनों को पढ़ाने की बजाय आप उन्हीं में से पढ़ लीजिए उन क्वेश्चनों को। एबीसी एक काम को 12, 15, 20 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा। ये कार्य क्वेश्चन किसका है सर, समय कार्य का क्वेश्चन है। समय कार्य के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं सर, 3 स्टेप लगाते हैं और क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। पहली स्टेप में क्या करते हैं हम सर, पहली स्टेप में हम इनका टोटल कार्य निकालते हैं, यानी सर हम कुल कार्य निकालते हैं, ठीक है। दूसरी स्टेप में क्या करते हैं सर, हम इनकी एफिशिएंसी निकालते हैं, कार्य क्षमता निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, इनकी कार्य क्षमता निकालते हैं, ठीक है। तीसरे में क्या करते हो सर, तीसरे में हम तीसरी स्टेप में हम इनका समय निकालते हैं। तो कुल कार्य आता किससे सर, कुल कार्य आता है एलसीएम लेने से, एलसीएम से, ठीक है। और कार्य क्षमता किससे आती है इनकी सर, कार्य क्षमता आती है आपकी भाग देने से, ठीक है। और समय किससे निकलता है इनका, वो फॉर्मूला मैं आपको लिखा देता हूँ सर। समय होता है आपके पास है इनका वर्क बटे में एफिशिएंसी, यानी कि अगर आपको समय निकालना है तो समय कैसे निकलता है सर, समय के लिए हम क्या करते हैं, कार्य में भाग देते हैं, किसका भाग देते हैं, कार्य क्षमता का। किसका भाग देते हैं हम, कार्य क्षमता जो भी आपने निकाली है ना उसका। बस ये 3 स्टेप फॉलो करिएगा और समय कार्य का कोई सा भी क्वेश्चन आप सोल्व करिएगा। सबसे पहली स्टेप क्या है सर, टोटल कार्य निकालना। आता किससे, लघुत्तम लेने से। हम करते हैं इस क्वेश्चन को। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिएगा। एक कॉल सा आ रहा है, मैं देखता हूँ किसका है। अच्छा ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम टोटल कार्य निकालते हैं जो लघुत्तम लेने से आता है। लघुत्तम कैसे लेना हमको सर, देखिए इन सबका जो एलसीएम आएगा ना वो हमारे पास है 60 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, कार्य क्षमता किससे आती है, भाग देने से। कैसे भाग देते हैं, इसका भाग हम इसमें देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार। इसका भाग 4 बार, इसका भाग 3 बार। इनका मतलब क्या है कि सर ये जो पहला व्यक्ति है ना ये एक दिन में 5 काम कर सकता है, दूसरा व्यक्ति 4 काम कर सकता है, तीसरा व्यक्ति 3 काम कर सकता है। तो तीनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे सर, तीनों मिलके एक दिन में 12 काम करेंगे। अब इनसे कितना काम करवाना है, इनसे 60 काम करवाना है। तो सबका समय एक साथ पूछा है, तो समय बराबर क्या होता है सर, समय बराबर होता है आपके पास है कार्य बट्टे में कार्य क्षमता। तो इस तरीके से आपका करेक्ट आंसर आएगा 5 डेज। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। इसी तरीके से अगर आप चाहते हो कंप्लीट सिंपल सी लैंग्वेज में कंप्लीट मैथ का कोर्स करना, तो प्ले स्टोर पे जाके आप उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। एक नाम मात्र से शुल्क में आपको वहाँ कंप्लीट कोर्स अवेलेबल रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल आराम से एक बैच उसमें रेलवे चैंपियंस 3.0 बैच अभी 6 तारीख से स्टार्ट किया है। अभी तक उसमें सिर्फ 1 से 2 क्लासें हुई है। कुछ स्टूडेंटों का ये मैसेज है कि सर आप उसमें क्लासें ज़्यादा से ज़्यादा लीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ आप थोड़ा सा वेट करिए, अभी क्या ग्रुप डी में इनमें लगे हुए इसलिए आपको एक दिन की एक क्लास ही मिल पा रही है, या किसी दिन एक क्लास भी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आने वाले टाइम में यानी 5-7 दिन के बाद में पर डे की आपको 2 क्लास कभी 3 क्लास इस तरीके से अवेलेबल रहेगी। बाकी जब आप 3.0 बैच खरीदोगे तो 2.0 बैच जो कि पहले से चल रहा है उसका 70% से 80% कोर्स हो चुका है, वो तो आपको एक साथ मिल जाएगा। लेकिन आप चाहते हो नहीं सर मैं तो बिल्कुल ही फ्रेश पढ़ना चाहता हूँ, तो आराम से आप 3.0 बैच खरीदिए। नॉर्मल सी फीस है, 5 साल की वैलिडिटी के लिए, और बाकी पूरा उसमें हिंदी में नीचे लिखा हुआ है कि किस तरीके से इसमें बैच अपडेट होते होते रहेंगे।
5 साल तक हर साल उसमें बैच अपडेट होगा। जैसे 3.0 पूरा होगा, उसके बाद 4.0 तो ऑटोमेटिकली आपको आपके बैच में मिलेगा, माई लाइब्रेरी में आपको वो ऐड होता जाएगा। और ऐड ऐसे होगा जैसे 1 साल बाद एक बैच हो गया, 2 साल बाद दूसरा बैच भी उसमें ऐड हो जाएगा, सारे बैच पिछले बैच हटेंगे नहीं। ऐसा नहीं है कि पिछले बैच उसमें हट जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे आपने कोई अभी रेलवे का चैंपियंस 3.0 बैच खरीदा, 2026 में आपकी कन्फर्म नौकरी लग जाएगी उस बैच को पढ़ करके। उसके बाद में उस बैच को आप अपने छोटे भाई को, बड़े भाई को या अपने फ्रेंड को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो। यानी 5 साल तक बिल्कुल अपडेटेड वो बैच रहेगा, ठीक है। क्योंकि अभी तो मैंने पढ़ाना शुरू ही किया है, तो आपको पता है बहुत अच्छी तरीके से उस बैच को मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। क्योंकि कोई भी टीचर होता है, देखो मेरा खुद का ही एप्लीकेशन है, मेरी खुद की कोचिंग है, तो मैं कोई लापरवाही उसमें करूँगा नहीं। मेरा 100% मैं उस बैच में देने वाला हूँ। बाकी यूट्यूब पर तो आपके साथ जुड़े हुए, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर जाए हम, क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन है आपके पास औसत चाल का। हर बार क्वेश्चन आपका औसत चाल का पूछा जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस क्वेश्चन से मुझे याद आया कि ये क्वेश्चन आपके पास है, किस चीज़ का है सर? ये हमारे पास है समय और दूरी का क्वेश्चन है। तो इससे पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन, एक क्लास अपलोड कर रखी है, और क्लास है आपके पास है 24 शिफ्टों का निचोड़। उस 24 शिफ्टों के निचोड़ में मैंने आपको 3 चैप्टर अच्छे से पढ़ाए हैं। एक धारानाव है, एक रेलगाड़ी है, और एक है आपके पास है समय दूरी। आप जब भी एग्जाम देने जाओ तो उस क्लास को जरूर पढ़ के जाइएगा। उससे पहले मैंने एडवांस मैथ भी पढ़ाई है, एडवांस मैथ की भी उससे पहले 21 शिफ्टों का निचोड़, उसका टाइटल ये लिखा हो, उसको भी आप जरूर पढ़ें। इसके बाद एक और आएगी आपके पास है 30 शिफ्टों का निचोड़। तो जो आपको ऐसे टाइटल दिखते हैं ना उसमें, 21 शिफ्टों का निचोड़, 24 शिफ्टों का निचोड़, 30 शिफ्टों का निचोड़, उन क्लासों को जरूर पढ़ के जाइएगा आप। बिल्कुल 100% रिपीट करके जाइएगा, उनमें बहुत कुछ है। चलिएगा हम क्या करेंगे इसमें सर, हम इसमें औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल के क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं। कितने टाइप के बनते हैं? 2 टाइप के। एक तो औसत चाल का क्वेश्चन ऐसे बनता है सर कि कोई आदमी ए से बी तक जाएगा, सर ये ए है और ये बी है। जब वो ए से बी तक जाएगा ना, तो उसकी स्पीड रहेगी सर एक्स की, एक्स किलोमीटर प्रति घंटे की। और सर जब वो वापस आएगा ना, तो उसकी स्पीड रहेगी 22 किलोमीटर प्रति घंटे की, ठीक है ना। जाते टाइम स्पीड ये रही, आते टाइम, और सीधे ही पूछ लेगा आपसे कि आप औसत चाल बताइएगा। आप इस फॉर्मूले को जरूर रट लेना, किसी न किसी किस्मत में ये फॉर्मूला होगा। तो औसत चाल होता है सर हमारे पास है 2xy अपॉन x प्लस वाई। इस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं किलोमीटर पर आवर। औसत चाल का फॉर्मूला क्या होता है? 2xy अपॉन x प्लस वाई। एक्स का मतलब पहली चाल, वाई का मतलब दूसरी चाल। ये फॉर्मूला इस क्वेश्चन के लिए नहीं है, ये फॉर्मूला उस क्वेश्चन के लिए है कि जब एक आदमी ए से लेकर के बी तक आता है और थोड़ी देर आराम करता हो गया और फिर यहाँ से वापस यहीं चला जाता है, उसके लिए है ये तो। लेकिन क्वेश्चन कैसा है सर? जॉन 250 किलोमीटर की दूरी तो 50 की स्पीड से, और फिर 350 किलोमीटर की दूरी 70 की स्पीड से। अब वो पूछ रहा मतलब दूरी अलग अलग है, तो फिर हम कुल दूरी बटे कुल समय लगाएंगे। कुल दूरी बटे क्या लगाएंगे? कुल समय, औसत चाल के लिए। तो इसने आपसे औसत चाल पूछी है, तो औसत चाल के लिए कुल दूरी बटे कुल समय। तो इसमें कुल दूरी कितनी है? 250 और 350 कितना होता है सर? 250 और 350 होता है 600, ठीक है। ये हो गई औसत चाल पर कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना? देखो ये सिंपल सी चाल है, इसलिए हम एक साथ भाग दे सकते हैं। सर अगर हम इसका भाग इसमें देते हैं तो 5 बार जाएगा, क्योंकि समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूसरी बार में ये दूरी है और ये आपके पास है चाल है, तो चाल का भाग इसमें कितनी बार चल जाएगा? 5 बार। यानी सर 5 घंटे यहाँ से आ गए, 5 घंटे यहाँ से आ गए, 5 घंटे 5 घंटे 10 घंटे हो गए। 10 घंटे का भाग देते ये, तो आपकी जो स्पीड आएगी वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगी। क्लियर है? वैसे मैंने आपको इस क्वेश्चन को और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन 24 शिफ्टों के निचोड़ वाली क्लास में करवा रखे हैं। ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये आज क्वेश्चन आपको अभी तक की सभी शिफ्टों में से नया क्वेश्चन देखने को मिला है। मैं इसे आपको सोल्व करना सिखा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है? श्याम ए से बी की ओर 10 बजे चलना शुरू करता है, राधा बी से ए की ओर सुबह 10 बजे चलना शुरू करती है और सी पर मिलते हैं, और वे दोनों क्रम से इतने इतने मिनट में अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। सी पर मिलने का समय बताइए। क्वेश्चन में तो काफ़ी कन्फ्यूजन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है क्या नहीं कह रहा, आप छोड़िएगा।
आप सिर्फ एक लाइन देखिए पीछे क्या कह रखा है। सर उसने सिंपल सी बात है, इनका मिलने का समय पूछा है, बस ये है ना अपन के काम की लाइन। तो बाकी तो ये तो मैथ का रूल ही है, घुमाना फिरने का तो, और जिसमें रेलवे का तो खास रूल है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप ये देखिए मिलने का समय निकालते कैसे हैं। सर अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसे आए जिसमें आपसे मिलने का समय पूछा जाए, मिलने का अगर आपसे समय पूछता है तो आपको एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना है। क्या? अंडर रूट का निशान, और ये है आपके पास है T1 इंटू T2, पहले कोई सा भी लिख सकते हो, ये हो जाएगा T1 इंटू T2, बस इसी से आपका आंसर आ जाएगा। मिलने का समय T1 इंटू T2 अंडर रूट के अंदर, T1 का मतलब पहला समय, T2 का मतलब दूसरा समय। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि सर एक मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, बाकी डायग्राम की इसमें ज़रूरत नहीं है। यानी कि ये कोई ए पॉइंट है और ये कोई बी पॉइंट है। ठीक है, यानी कि एक आदमी तो 10 बजे मॉर्निंग में, 10 AM लिखा हुआ है, 10 AM इधर से चलना स्टार्ट करता है, और दूसरा आदमी वही 10 बजे सुबह सुबह इधर से स्टार्ट करना, इधर से चलना स्टार्ट करता है। और मान लीजिए कि ये यहाँ पर आ जाता है और ये भी यहाँ पर आ जाता है, और यहाँ ये मिल जाते हैं, यहाँ पर ये मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा, कुछ नहीं करना, आप बस इनका मिलने का समय बता दीजिएगा कि ये कब मिलेंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मिलने का समय कैसे निकालोगे? अंडर रूट का निशान, एक का समय कितना है 24 मिनट है, दूसरे का समय कितना आपके पास है 54 मिनट है, वर्गमूल लेना है। तो वर्गमूल लेने से पहले आप इनके फैक्टर कर लीजिए। फैक्टर ऐसे करिए जो एक फैक्टर तो ऐसा हो जिसका तो वर्गमूल आप जानते हो। जैसे आप बताओ 4 है तो 4 गुणा 6, 4 का वर्गमूल आप जानते हो, 4 में से 2 बाहर निकलता है। ठीक है, इसको हम 9 गुणा 6 लिख सकते हैं, 9 में से 3 बाहर निकलता है, हम क्या लिख सकते हैं सर 9 गुणा 6। अब देखिएगा 4 में से बाहर कितना निकला 2, 9 में से बाहर कितना निकला 3, और डबल 6 में से बाहर कितना निकला 1 6, तो ये 18 और 18 दूनी का 36 होता है। यानी हम ये कह सकते हैं सर वह 36 सेकंड के बाद एक दूसरे से मिलेंगे। अब जब 10 पहले बज रहे थे तो 10 बजे के बाद में आप इसमें 10 बजे में कितना ऐड करोगे? सर 10 बजे में हम 36 सेकंड और ऐड करेंगे, तो कितना हो जाएगा आपके पास है? सर ये हो जाएगा आपके पास है 36 सेकंड क्या मिनट आएगी, क्योंकि पीछे यूनिट क्या है आपके पास है मिनट में, 36 सेकंड में। मैं भी सोच रहा था यार कैसे मिलेंगे ये तो इम्पॉसिबल ही है एक तरीके से। तो आप ये कह सकते हो सर 36 मिनट, तो 10:36 हो जाएंगे। तो 10:36 किस में आपके पास है? इस ऑप्शन में। उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन को आप गलत करके नहीं आओगे। अगला क्वेश्चन फिर से लीजिएगा। एक और क्वेश्चन मैंने आपकी हेल्प के लिए लिया है कि मान लीजिए क्वेश्चन आपके पास है इस तरीके से आ जाता है। क्वेश्चन क्या है? विनय तथा महेश एक दूसरे से 250 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, इसने ये कहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो कैंडिडेट है ना आपके पास है विनय, और कौन है आपके पास है? दूसरा है सर महेश। दूसरा कौन है? महेश। और इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है सर? इनके बीच की दूरी दे रखी है आपको 250 मीटर। देखो क्या है, मीटर दे रखा है, ध्यान में रखना। वे क्रम से 36 किलोमीटर प्रति घंटे 54 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक दूसरे की ओर चलते हैं। तो मैं कल की क्लास में, इससे पहले वाली क्लास में समझा चुका हूं कि जब समान दिशा होती है, तो समान दिशा होती है ना, तो सापेक्ष जो चाल होती है ना वो समान हो जाती है। और जब दिशा विपरीत होती है, दिशा कैसी होती है? विपरीत, तो इनकी चाल विपरीत हो जाती है, यानी कि विपरीत में चालें जुड़ती हैं और समान में समान रहती है, मतलब घट जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक की चाल कितनी है सर? एक की चाल है 36 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे की चाल कितनी है आपके पास है? 54। सीधे 54 लिखा करो यार, मुझे खुद को जो आता है 1 किलोमीटर, जब आपको पता है किलोमीटर पर घंटे है तो लिखना जरूरी नहीं, 36 और 24 लिख सकते हो। अब क्या पूछा है सर? समय पूछा है। समय बराबर क्या होता है सर? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है आपके पास है? ये 250। क्लियर है? समय बराबर दूरी और बट्टे में क्या आएगा आपके पास है? चाल। दोनों चालें जुड़ेंगी। अगर हम इन दोनों चालों को जोड़ते हैं तो 36 में अगर आप 54 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा आपके पास है? 90। सर ये 90 तो हो गया, लेकिन मैंने कल की क्लास में एक बात स्पष्ट रूप से कही थी कि यूनिट समान कैसे करनी है। यूनिट समान कैसे करनी है? ये जो आंसर है वो किस में है आपके पास है? सर दूरी तो है मीटर में और चाल है किलोमीटर में। और मैं आपको ये सिद्ध कर चुका हूं कल की क्लास में कि मीटर के साथ हमेशा जो चाल आती है ना वो किस में आती है? सर वो चाल आती है आपके पास है मीटर प्रति सेकंड में। तो इसका मतलब यह है कि सर इस क्वेश्चन में हमको मीटर प्रति सेकंड में चाल को बदलना पड़ेगा। और उसके लिए किससे गुणा करेंगे? सर उसके लिए हम गुणा करेंगे इसको किससे? 5/18 से। किससे गुणा करेंगे? 5/18 से। एक तो होता है 5/18 और एक होता है आपके पास 18/5। अगर मान लीजिए आप किस में जा रहे हो? मीटर प्रति सेकंड में, तो आप किससे गुणा करोगे? 5/18 से। अगर आप जा रहे हो किलोमीटर प्रति घंटे में, तो आप किससे गुणा करोगे? 18/5 से। कैसे याद करोगे? बड़े मात्रक में जाना तो बड़ी संख्या पहले बोलो, छोटे मात्रक में जाना तो छोटी संख्या
पहले बोलोगे। जैसे मीटर आपको लग रहा है छोटा है यूनिट, तो 5 पहले बोलना, किलोमीटर बड़ा तो 18 पहले बोलना। तो हम ये कह सकते हैं हमको इसमें किस में जाना है सर, किलोमीटर से जाना है मीटर में। ठीक है, किलोमीटर से मीटर में जाना तो आप किससे गुणा करोगे इसको, 5/18 से। 18 कहाँ चल जाएगा प्लेट के ऊपर। एक बार फिर कहूँगा, अगर आपको इसमें कोई दिक्कत है कि कैसे चेंज हुआ तो कल की क्लास जरूर देखिए। 100% मेरी गारंटी है, जिसमें लिखा हुआ है 24 शिफ्टों का निचोड़। कभी भी आप नहीं भूलोगे कि ये यूनिट समान कैसे की जाती है, इतने अच्छे से मैंने एक्सप्लेन कर रखी है, क्योंकि उसमें 3 चैप्टर पढ़ा रखे इससे पहली वाली क्लास में। और कौन कौन से चैप्टर है, एक चैप्टर तो है सर धारानाव, एक है रेलगाड़ी, और एक है आपके पास है कौन सा, समय दूरी। इसलिए उस क्लास को जरूर देख लीजिएगा। अब सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना है। 18 से कितनी बार कटेगा, 5 बार। और ये देखिए 25 से कितनी बार कट जाएगा, 10 बार। यानी हम ये कह सकते हैं सर 10 सेकंड हमारा आंसर आएगा, 10 सेकंड में वो एक दूसरे से मिल जाएंगे। इसमें वो फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें तो दूरियां दे रखी थी ना, इसलिए। एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास, 2 स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 230 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, मैंने ये कहा ये पहला स्टेशन है ए और ये दूसरा स्टेशन है बी। इनके बीच की दूरी कितनी है आपके पास है, 230 किलोमीटर है। कितनी है आपके पास है, 230 किलोमीटर है। ओके, एक ट्रेन सुबह 4 बजे ए से शुरू होती है। एक ट्रेन तो यहां से चलती है, और ये कितनी बजे शुरू होती है सर, ये सुबह 4 बजे शुरू होती है। ठीक, और 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाती है। इसकी स्पीड कितनी है आपके पास है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे है। और जो दूसरी ट्रेन है ना वो 20 से शुरू होती है, लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि सर एक ट्रेन तो 4 बजे शुरू हो जाती है, और वो जो दूसरी ट्रेन है ना वो बेचारी 5 बजे शुरू होती है। वो कितनी बजे शुरू होती है, वो होती है सर 5 बजे शुरू। कितनी बजे शुरू होती है, 5 बजे। और इसकी स्पीड कितनी है आपके पास में, 55 है। ये तो कन्फर्म है। आपसे पूछा कि वे किस समय मिलेंगे, वे किस समय मिलेंगे। ये तो कन्फर्म है कि सर एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, तो ये चाल और ये चाल तो जुड़ेगी। रही बात कि यूनिट समान के बारे में, भाई जब भी आप रेलगाड़ी का क्वेश्चन देखते हो ना, तो पहला काम क्या करते हो कि इनकी यूनिट समान करो। दूसरा काम क्या करते हो सर, अब आप इसमें जो भी फॉर्मूला लगता है उस फॉर्मूले को लगा लीजिए। दूसरा काम हम ये करते हैं, क्या हमारा पहला काम इसमें सक्सेस हो गया, क्या क्या इसमें यूनिट समान है क्या। तो आप ये कहोगे सर देखिए यूनिट की तो ऐसी बात है कि ये भी किलोमीटर में है और ये भी आपके पास किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यूनिट तो समान ही है। कौन कौन कहेगा कि यूनिट समान है, इसमें यूनिट समान नहीं है। कैसे समान नहीं है, कि ये वाली तो यूनिट समान है, किलोमीटर के साथ किलोमीटर प्रति घंटे चलता है, मैं सहमत हूं। लेकिन दिक्कत यहां पर आ रही है कि एक आदमी 4 बजे शुरू हो रहा है और एक आदमी 5 बजे शुरू हो रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है तो दोनों का टाइमिंग सेम करो, या तो इसको 1 घंटे पीछे भेज दो या फिर इसको 1 घंटे आगे ले आओ। वो आपकी मर्जी है कैसे करना चाहते हो। हम ये मानते हैं कि सर इसको थोड़ा पीछे भेज देते हैं, और इसको हमने भेज दिया यहाँ, और यहाँ इसके कितने बजे हुए सर, इसके हमने 4 बजा दिए सुबह के, इसको 1 घंटे पीछे भेज दिए। तो 1 घंटे पीछे भेज देंगे तो 1 घंटे में ये 55 किलोमीटर दूरी तय करता है, जो कि वो करेगा ही नहीं। इसका मतलब सर हम ये कह सकते हैं ये 55 किलोमीटर और हम ज़्यादा इसमें ले लेते हैं। अब यूनिट समान है इसमें। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये भी 4 बजे स्टार्ट हुआ है और ये भी 4 बजे स्टार्ट हुआ है। 5 बजे को हमने 1 घंटे पीछे धकेल दिया, पीछे धकेल दिया, तो ये कह रखा है कि इसकी चाल 55 किलोमीटर प्रति घंटे, 1 घंटे में 55 किलोमीटर जाता है। तो इसको हमने यहाँ से यहाँ भेज दिया। अब फॉर्मूला लगा दीजिए समय का, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे 4। इसमें आप इसको जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपके पास है 285। 285 कहाँ से आया, 55 में कितना जोड़ा 230, बट्टे में कितना आएगा आपके पास है सर, ये दोनों चालें जुड़ेंगी। जैसे ही दोनों चालें जुड़ेंगी कितने हो जाएंगे आपके पास है 95। कितनी बार कटेगा आपके पास है इससे सर, 5 बार। यानी हम ये कह सकते हैं 5 घंटे बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। 4 बजे में आप 5 घंटे जोड़ दीजिए। 1 मिनट यार, 5 बार कहाँ कट रहा है, 3 बार ही कट रहा है, 9×3=27 होता है। हम ये कह सकते हैं सर ये 3 घंटे आ जाएंगे। तो 4 बजे में अगर आप 3 घंटे जोड़ दोगे तो 5 बजेंगे, 6 बजेंगे, 7 बजेंगे सर, वो 7 बजे एक दूसरे से मिल जाएंगे। ऐसे क्वेश्चन को आपको सरल करना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगले क्वेश्चन पर जाइएगा आप। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये सारे क्वेश्चन वो है जो आज पूछे गए थे, तो इस ये भी क्वेश्चन आज का ही है, सेम टू सेम। इन क्वेश्चनों को आप जरूर से पढ़िएगा। क्लियर दिख रही है ना वीडियो वगैरह तो, ओके। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिएगा, मैं थोड़ी सी वीडियो की क्लियरिटी और अच्छी कर देता हूँ आपके लिए। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके पास है सर, क्वेश्चन हमारे पास में ये है
कि दो व्यक्तियों की मासिक आय इतने के अनुपात में है और उनका खर्चा इतने में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये प्रति माह बचाता है तो उनकी मासिक आय कितनी है। आज जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें ये कहा था कि उनकी बचत समान थी, तो 50-50 रुपये बचा रहे हैं, मतलब हम इनकी बचत समान ही मानेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सरल करना है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो कल 11 दिसंबर को जिनकी भी एग्जाम है ना, वो इसको नोट डाल के और रख के जाना कि क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। मैं ऐसा क्वेश्चन आया था लेकिन इसका क्या चेंज हो सकता है वो भी मैं आपको सॉल्व करवा के जाऊंगा ताकि आपका क्वेश्चन कल गलत नहीं हो। एक तो ये तो है ही है, इसके अलावा एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा। दो व्यक्तियों की मासिक आय कितनी दे रखी है, 4 और 5 के अनुपात में। आप यहाँ लिखो, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इनकी आय का अनुपात दे रखा है और आय का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। ऐसे कैसे जमाना क्वेश्चन को। और उनके खर्च का अनुपात भी दे रखा है और जो खर्च का अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है सर 7:9। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये बचाता है और आपको क्या दे रखा है सर, इनकी जो बचत है ना आपके पास है, क्योंकि अगर आप जितना कमाओगे उसमें से उड़ाओगे वो कम कर दोगे तो बचत आ जाएगी। बचत है सर दोनों की 50-50 रुपये। कितनी है, 50-50 रुपये। पहले तो आप इसको काटो, ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, एक बार, यानी सर 1:1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास है, 1:1 आ जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो यहाँ से डिफरेंस वाला मेथड लगा सकते हो और एक क्रॉस मल्टीप्लाई वाला लगा सकते हो। अब आप कौन सा लगाओगे वो आपके ऊपर है, मैं दोनों बता देता हूँ आपको। पहले हम क्रॉस मल्टीप्लाई का लगाते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है आपके पास है सर, इसको तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिएगा ये कितना हो जाएगा सर, हमारे पास है 36 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35। तो 36 में से 35 घटाओगे तो 1 आएगा। एक बार फिर सुनिए, क्रॉस मल्टीप्लाई का तरीका क्या होता है, पूरी मैथमेटिक्स में काम आता है सर। इसको हमने इससे गुणा किया 36, इसको इससे गुणा किया 35, तो 1 बचा, ठीक है। इसको आप इससे गुणा करो, 1 बचा आप तो यहाँ, तो कितना हो जाएगा 9। इसको इससे गुणा करो, कितना हो जाएगा आपके पास है 7। 9 में से 7 घटाओगे, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर 9 में से अगर हम 7 घटाएंगे कितना आएगा हमारे पास है, 1 आएगा। सॉरी, कितना आएगा हमारे पास है, 2 आएगा। ऊपर क्या किया था हमने सर, ऊपर हमने है ना 36 में से कितना घटाया था, 35, तो कितना आया था हमारे पास है, 1 आया था। हमेशा ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चनों में कैसे जमाया जाता है, बड़ी राशि जो भी बड़ा डिफरेंस है बटे छोटी राशि, और जिसका आप मान निकालते हो उससे आपको मल्टीप्लाई करना है। वो ये चाहता है कि उनकी मासिक आय बताइए, तो उनकी मासिक आय यानी पहले क्या है, कितनी आपके पास है, 4 यूनिट है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे, 4 से आप जैसे ही मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अरे यार 1 मिनट रुको, कहाँ गलती कर रहे हैं अपन। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपये की प्रति माह बचा रहा है तो आपको ये बताना है कि उनकी मासिक आय कितनी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 1 यूनिट का मान कितना आपके पास है, 50 है। 1 यूनिट का मान कितना आपके पास है, 50 है। आपको कितने यूनिट का मान निकालना है, आपको निकालना है इसमें, देखिए यहाँ से हम ये कह सकते हैं सर कि प्रत्येक की जो बचत आ रही है ना, प्रत्येक की बचत कितनी आ रही है हमारे पास है, 50 रुपये आ रही है। तो 50 जो है आपके पास है वो किसका मान है आपके पास है सर, 1 यूनिट का मान अगर 50 है तो आपसे किसका मान पूछा है, आपसे पूछा 4 यूनिट का मान कितना होगा। अच्छा, इसमें मुझे लग रहा है कि ये दोनों राशियाँ समान दे रखी है, तो ये डिफरेंस वाला मेथड तो थोड़ा सा, क्रॉस मल्टीप्लाई का तो मेथड मुझे यहाँ इसमें लगता हुआ नहीं दिख रहा है। चलो कोई बात नहीं, एक बार मैं आपको इसको दूसरे तरीके से सिखा देता हूँ, फिर हम इस पैटर्न पे आ जाएंगे जो अभी है इस पे, ठीक है। कोई बात नहीं है, इससे नहीं बैठ रहा तो अब दूसरा तरीका मैं बता देता हूँ, और ये भी बता दूंगा ये डिफरेंस वाला तरीका कहाँ नहीं लगता है और क्यों नहीं लगता, उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले देखिएगा, आय का अनुपात कितना आपके पास है सर, 4:5 है, और व्यय का अनुपात कितना आपके पास है सर, 7:9 है। तो और इनकी जो प्रत्येक की बचत दे रखी है वो कितनी दे रखी है सर, 50 और 50 दे रखी है, दोनों 50-50 बचाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इस बचत को तो आप मत लिखिएगा, केवल यहाँ से देखिए आप कि इनका डिफरेंस कितने का है। तो आप ये कहोगे सर इन दोनों में जो अंतर है ना आपके पास है वो कितने का है, 1 का है। इन दोनों में कितने का आपके पास है, 2 का है। इसका मतलब क्या है कि सर ये 4 रुपये कमाता है और ये खर्चा कितना कर देता है, इतना कर देता है। अगर ये इतने में से इतना खर्चा कर देगा तो बचत तो हमको कुछ दिख ही नहीं रही है भाई, बचत नहीं दिख रही है ना, तो फिर हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे सर, इनका डिफरेंस समान करेंगे। अगर इनका अंतर 2 का है ना तो हम इसका अंतर भी 2 का ही बनाएंगे, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे। 2 से मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है कि 2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 से इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब सर इसकी आय कितनी होगी, आपके पास है 4, खर्चा कितना करता है, आपके पास है 7। तो आप ये बताइए इतने की आय है, इतने की है, तो वो बचाएगा कितनी। तो हम ये कह सकते हैं सर बचत कितने की हो रही है, 1 यूनिट की। आप देखो 1 यूनिट की बचत हो रही है ना आपके पास। यहाँ देखिए ये कितना आपके पास है 10, बचत की कितनी हो रही है आपके पास है 1 यूनिट की, यानी इसकी बचत आपके पास 1 यूनिट है। क्वेश्चन ये कह रहा है सर 1 यूनिट की बचत नहीं है, बल्कि बचत कितने की है, 50 की है। तो 1 यूनिट किसके बराबर है, आपके पास है 50 के बराबर है। आपको किसका मान निकालना है, आपको निकालना पहले वाले की आय। पहले वाले की आय कितनी है आपके पास है 8, तो आंसर कितना आएगा आपके पास है 400। पहले वाले की तो 400 है, तो दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए आपके पास है, दोनों में से कोई एक है। दूसरे वाले कैसे आएगी सर, वही आपके पास हम 50/1, इस बार कितना हो जाएगा वहां पर 10। दूसरे कितनी हो जाएगी सर, दूसरे की हो जाएगी हमारे पास है 500। किस ऑप्शन में हमारे पास है सर, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। यानी कि आपको क्वेश्चन कैसे करना है, सबसे पहले आपने इनकी आय का अनुपात लिखा, उसके बाद में आपने उनके खर्चे का अनुपात लिखा। आप ये देखिएगा कि इनके बीच का अंतर समान करना होता है, आप डिफरेंस मेथड इसे बोलते हैं। किसके बीच का अंतर समान करना होता है सर, इन दोनों के जो बीच का है ना, वो अंतर आपको समान करना है बस। अगर आपने ये अंतर समान कर दिया तो क्वेश्चन में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। इसमें कितने का अंतर था आपके पास है 2 का, और ऊपर 1 का ही था, इसलिए आपको 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ा। अब वो जो दूसरा एक और क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे हम सॉल्व, देखिएगा। ये क्वेश्चन मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब आपको समझ आया होगा कि डिफरेंस वाला मेथड हम कैसे लगाते हैं। अब जो क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड था ना, वो कैसे क्वेश्चन में लगता है, वो देखिए वो इस क्वेश्चन में लगेगा आपके पास। और उसमें कैसे लग रहा है क्रॉस मल्टीप्लाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही है वो, तो अगर आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। हाल फिलहाल इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 को। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात इतना है और खर्च का अनुपात इतना है। मैंने कहा ठीक है, जो आय का अनुपात है वो कितना है सर, आय का जो अनुपात है ना वो दे रखा है आपको 10:6, ठीक है। और खर्च का अनुपात कितना दिया है इनका, और सर इनका जो खर्च का अनुपात है, देखो हम यहाँ लिखते हैं इनकी आय का अनुपात, ये है आपके पास है 10:6, और इनके खर्च का अनुपात है, इनके जो खर्च का जो अनुपात है ना हमारे पास, वो कितना सर 18 कितना आपके पास है 10 है। यदि वे क्रम से है, यदि वे क्रम से कितना कमाते हैं, कितनी बचाता है सर, एक तो बचाता है इतना, और दूसरा बचाता है आपके पास है इतना। अगर वह क्रम से इतना बचाते हैं तो उनकी आय कितनी है। अब पिछले क्वेश्चन में पता हमारा क्वेश्चन क्यों गलत हुआ था, अब मेरे माइंड में आगे, मैंने कहा ना कोई बातें दिमाग से उतर जाती है, तो वो इसलिए गलत हुआ था। पिछला क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, जब हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया था तो हमने क्या कहता है 50 से 50 काट दिया था। देखिए वो काटना नहीं होता, वो उनकी राशि रहती है, इसलिए वो 50 आपका एज इट इज रहता वहाँ पर। अगर हम उस 50 को नहीं काटते तो उसमें वो डिफरेंस वाला मेथड अच्छे से लग जाता, वो क्रॉस मल्टीप्लाई वाला मेथड। तो हम पहले इसको कर लेते हैं, अब क्रॉस मल्टीप्लाई से फिर उसी क्वेश्चन पे वापस से चलेंगे। मैंने कहा ना कोई कोई चीज़ दिमाग से उतर जाती है, जैसे याद आएगा मैं बता दूंगा। तो अब याद आ गई मुझे वो बातें। अब क्या करना है इसमें सर, इसमें हमको क्रॉस मल्टीप्लाई से क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि ये दोनों राशि अलग अलग है इसलिए। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, इसको तो इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो और यहाँ लिखो। तो ये कितना हो जाएगा सर, ये तो हो जाएगा 100, और ये हो जाएगा आपके पास 18 छिक्के कितना होता है आपके पास है 108। तो 108 में से अगर हम 100 घटाएंगे तो सीधे लिख सकते हैं क्या कि 8 बचेगा। भाई ये आपके पास 18 पंजो 90, 18 छिक्की 108 होता है, और ये कितना होता है आपके पास है 100 होता है, 8 लिख दिया, ठीक है। इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आपको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको आप इस साइड में लिख लो बहुत। तो जैसे देखिए 1 0 2 0, ये कितना हो जाएगा आपके पास है 18 छिक्की 108, हासिल की कितनी लग जाएगी आपके पास है 10, 18 तिया कितना होता है 54, 54 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास है 64, ठीक है। और ये कितना आपके पास है सर, ये हो जाएगा 1 0 2 0 3 0 और ये 52, क्योंकि डिफरेंस लेना हमको इनका, ठीक है। ये कितना आपके पास है, ये 0 है, ये 0 है, ये 8 है, ये कितना आपके पास है 2 है, और ये कितना आपके पास है 3, ये कितना आ जाएगा आपके पास है सर, ये आ जाएगा हमारे पास है 1। क्लियर है आपके पास, ये डिफरेंस है नीचे का। तो हम क्या करते हैं सर, बड़ा डिफरेंस कितना आपके पास है 128, बट्टे में कितना आएगा आपके पास है, बट्टे में 8, और जिसका हमको मान निकालना है उससे हम मल्टीप्लाई करते हैं। भाई बड़ा ये छोटा वाला डिफरेंस तो 8 आया, तो बड़ा वाला डिफरेंस यही है ना 128 के पीछे, यानी 12 800 ही है। तो बड़ा डिफरेंस बटे में छोटा डिफरेंस, जिसका मान निकालना उससे हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई, उनकी आय बतानी है। यानी कि सर पहले आपको 10 का मान निकालना है, तो 8 से काट दीजिएगा आप इसको। जैसे ही 8 से काटोगे तो ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 8 एकम 8, कितना बच जाएगा 4, तो ये हो जाएगा आपके पास 8 छिक्की 48। यानी हम ये कह सकते हैं सर पहला आंसर 16,000 आएगा, पहला आंसर 16,000 आएगा, तो आपका ये ऑप्शन एकदम राइट आंसर है,
ठीक है। दूसरा ऑप्शन आप खुद कर लीजिएगा, 10 की जगह पर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है 16 6 की 96, यानी कि 9600 आ जाएगा। अब जो क्वेश्चन हमसे गलत हुआ था, गलत तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन फिर भी हम जो थोड़े से कंफ्यूज हुए थे ना, उसमें ये था, उसमें क्या था कि ये जो बचत आपको दिखाई दे रही थी ना, यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में क्या लिखना था, डिफरेंस मेथड के लिए। इसको भी मैं आपको डिफरेंस मेथड से कर देता हूँ, क्योंकि डिफरेंस मेथड थोड़ा इजी पड़ता है स्टूडेंटों के लिए। यानी कि सर मैंने कहा ना, अगर आप मुझसे जुड़े हो तो आप यकीन मानिएगा कि मैं आपको जब तक उस क्वेश्चन को समझाता रहूँगा जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं हो जाता हूँ। जैसे मैंने ये क्वेश्चन तो आपको समझाया था, लेकिन मैं संतुष्ट ही नहीं था, और फिर मुझे लग रहा है कि यार मैं कैसे इतने सिंपल क्वेश्चन को अच्छे से आपको नहीं समझा पाया। तो इसलिए हर क्वेश्चन को मैं आपको समझा के ही मानूंगा, ये कन्फर्म है। अगर आपने मेरे ऊपर विश्वास करके चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आप यकीन मान के चलिएगा कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। ये 36 और 35 एक आ जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास है सर, ये हो जाएगा 45, और ये कितना हो जाएगा 35। अगर आपके पास 45 हो जाएगा, 45 में से 35 घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास है सर 10, यानी 100 बचेगा। तो हम ये कह सकते हैं बड़ी राशि बटे में छोटी राशि जिसका मान निकालना है उससे मल्टीप्लाई। फर्स्ट की आय निकालनी है, अब आप कह सकते हो देखो 400 आ गई ना आपके पास। दूसरी की आय निकालनी है 5 से। डिफरेंस वाले को छोड़ो, मैं आयु संबंधी पढ़ाऊंगा ना आपको, जब उस डिफरेंस वाले को अच्छे से क्लियर कर दूंगा, आयु संबंधी में भी वो आएगा तब हम उसको एक्सप्लेन कर लेंगे। ये रहा आपके पास है एक और क्वेश्चन जो कि आयु संबंधी का आज ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन आपके पास है, एक पुत्र और पिता की आयु का योग 52 वर्ष है। कितना है आपके पास है, 52 वर्ष है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुना हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस योग को ऐसे कैसे रहने दीजिए, अनुपात को लिखिएगा। यानी सर एक तो है कौन है, एक पुत्र और एक पिता, एक तो है फादर साहब और एक है उनका पुत्र सन है। तो इसने कहा है कि सर 4 वर्ष के बाद, इसको जरूर लिखें। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है आपके पास है सर, 4 साल बाद लिखा हुआ है, यानी इनके 4 साल बाद का अनुपात है आपके पास, और वो कितना है 4 गुना है। अगर उसका पुत्र 1 का है ना तो वो खुद 4 का है। बस कुछ नहीं करना है आपको, इस योग को इस यूनिट में बांटना है। लेकिन बांटना कब है, जब इनकी यूनिट समान होगी तब। अगर यूनिट समान नहीं है तो आप नहीं बांट सकते। अब यूनिट समान कहोगे सर इस क्वेश्चन में कैसे यूनिट समान, भाई इस क्वेश्चन में भी ऐसे यूनिट समान कि ये जो आपको अनुपात दिख रहा है ये कब का है, 4 साल बाद का। तो इस योग को भी 4 साल बाद का ही बनाना है, क्योंकि अनुपात को हम चेंज नहीं कर सकते। जो फिक्स लाइन है ना उनको अच्छे से रटा करो, अनुपात हम कभी चेंज नहीं कर सकते। अनुपात चेंज नहीं कर सकते तो हम इस योग को चेंज कर सकते हैं। इसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम इस योग को वर्तमान का योग मानेंगे। अब वर्तमान से 4 साल बाद आना है, तो 4 साल बाद योग कितना होगा सर, अगर हम 4 साल बाद योग निकालें इनका, तो 4 साल बाद योग कितना होना चाहिए, 52 के तो पहले थे, 4 साल पुत्र बढ़ेगा, 4 साल ही उसका पिता बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर 60 साल हो जाएगा। अगर अब हम इसे बांट सकते हैं, तो अब हम अगर इसे बांट सकते हैं, तो इसने पूछा है कि पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। पुत्र कहाँ पर है आपके पास, ये रहा। तो सर सन की आयु, तो सन की जो आयु आएगी वो कितनी आएगी आपके पास है सर 60, बट्टे में ये योग है तो नीचे योग आएगा दोनों का 5, और गुणा किससे करोगे 1 से, तो आंसर कितना आएगा 12। लेकिन आप ये बताइएगा कि पूछा क्या है, क्या आपका ये आंसर राइट है, क्या आपका 12 साल आंसर राइट है कि नहीं है। आपका आंसर अभी राइट नहीं, ऑप्शन मिलने से कुछ नहीं होता है। वो ये पूछना चाहता है कि पुत्र की कौन सी उम्र निकालनी है आपको, वर्तमान उम्र। और अभी आप क्वेश्चन को पता है कहाँ पे सॉल्व कर रहे हो, 4 साल बाद सरल कर रहे हो। अभी यहाँ भी 4 साल बाद है, ये भी 4 साल बाद है, तो ये 4 साल बाद का ही आंसर आया है। आप जिस पीडी में जाके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे ना उसी पीडी में आंसर मिलेगा। अब उससे आपको बैक आना है, फिर सर 4 साल बाद से आप बैक आओ तो -4 करो, तो आप ये कह सकते हो प्रेजेंट आयु उसकी कितनी हो जाएगी 8 वर्ष, जो कि आपको इस ऑप्शन में देखने को मिलेगा। बहुत कुछ आपको इसमें सीखने को मिला होगा कि पहली बात तो यूनिट समान करो, आप रेशियो के हिसाब से योग हो उसको चेंज करो। फिर वो जिस साल जब आपने सॉल्व किया 10 साल बाद या 10 साल पहले वहीं पे सॉल्व हुआ है, फिर वहाँ से आप बाहर निकलना सीखो कि जैसे वर्तमान में है तो कैसे आना है आपको। हाँ, उस क्वेश्चन की जगह अगर मान लीजिए उसमें योग था, योग की जगह अगर आपको अंतर दे रखा है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, इसने कहा कि पिता और पुत्र की आयु में 15 वर्ष का अंतर है, तो ये 15 वर्ष जो योग था ना, वो योग तो हर साल बदलता है, जबकि अंतर नहीं बदलता है। जैसे आप आपके भाई से 2 वर्ष बड़े हो तो लाइफ टाइम 2 वर्ष बड़े ही रहोगे। कभी भी आपकी आयु काउंट होगी तो यही कहोगे आप कि मुझसे 2 साल बड़ा मेरा भाई है, यही कहोगे आप। तो इसलिए इसमें आपको यूनिट समान करने की जरूरत नहीं है। अंतर वाले क्वेश्चन में क्या कहा है कि 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी है,
तो आप ये कह सकते हो एक तो है सन और एक है वापस से, एक तो है फादर साहब और एक कौन है, पुत्र। और कितनी है, अगर इसकी एक है उम्र तो इसकी कितनी आपके पास है, 4 है। क्लियर है, क्लियर। अब ये रेशियो कब का है आपके पास, सर ये 5 वर्ष पूर्व का है। ये कब का है, 5 वर्ष पूर्व का है। तो यूनिट तो अभी तक तो समान ही है, क्योंकि हम इसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समान है। तो इसने कहा कि 15 वर्ष का अंतर है। आप यहाँ से देखिए अंतर कितने का है, तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से अंतर कितने का, 3 यूनिट का। 3 किसका मान है आपके पास है, 15 का। 3 यूनिट का मान कितना है, 15। किसका मान निकालना है हमको, सर उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, उन दोनों की, यानी सर पहले हम फादर की निकाल लेते हैं। तो फादर की निकालेंगे तो सर मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 4 से। कितनी बार कटेगा आपके पास है, 5 बार। कितना आएगा आपके पास है, 20 साल। क्या आप बताओ 20 साल आंसर राइट है क्या, नहीं है सर 20 साल आंसर राइट, गलत है 20 साल। क्यों है गलत 20 साल, उसका रीजन ये है कि हम क्वेश्चन को कब सरल कर रहे हैं सर, 5 साल पहले कर रहे हैं। भाई एक जो यूनिट समान हुई थी ना, वो तो अंतर वाली हुई थी कि 15 को 15 ही लिया है। पिछले क्वेश्चन में 2 बार यूनिट समान करी थी, पहले योग को लेके गए, उसके बाद हमने उसको बांटा और फिर बाद में चेंज किया। इस वाले क्वेश्चन में क्या है सर, इस वाले क्वेश्चन में है ना आपके पास है ये 5 वर्ष पूर्व है, तो अभी 5 वर्ष पहले का सॉल्व हुआ है। 5 वर्ष पहले का अगर क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, उन दोनों की वर्तमान आयु कितनी है, 5 वर्ष पूर्व पिता के अपने पुत्र की आयु की दुगनी है। अरे यार सॉरी है, ये दुगनी दे रखा है यहाँ पर सब, तो कितना है, दुगना है। तो इनका डिफरेंस कितने का आएगा आपके पास, सर इनका डिफरेंस का आएगा आपके पास एक। एक किसके बराबर, इतने के। तो फादर कितने का, इतने का। तो आप ये कह सकते हो ये कितना हो जाएगा आपके पास है, 30 साल। ये 30 साल कब है, ये 5 साल पहले है। तो इसकी वर्तमान उम्र कितनी हो जाएगी, 5 और जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपके पास है, 35 साल का। तो इसका फादर हो जाएगा, यानी सर 35 साल का फादर हो जाएगा। अगर मान लीजिए उसको सन की उम्र निकालनी है, तो वही 15/1 तो फिक्स है, किसका की जगह चेंज होगा, कितना आएगा, एक आएगा। कितना आएगा आपके पास है, एक आएगा। तो आप ये कह सकते हो 15 और प्लस 5 तो कितना हो जाएगा आपके पास है, 20 साल। किस ऑप्शन में आपके पास है, डी ऑप्शन में। एक क्वेश्चन ये था आपके पास है जो पूछा गया था आपके पास है, गोले का क्वेश्चन था। यदि किसी गोले का आयतन इतना है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। क्या पूछा है आपसे, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व पहले भी करवा चुका हूं और ये क्वेश्चन आपको आज भी देखने को मिला है। आप ध्यान रखिएगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और गोले का आयतन क्या होता है, दोनों चीजें याद रखो। गोले का आयतन क्या होता है सर, गोले का आयतन होता है, रट्टा मार लीजिए नहीं पता तो 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3, और ये होता है पाई आर क्यू। और पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास सर, ये होता है हमारे पास है 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है, और आयतन क्या होता है हमारे पास है सर, आयतन हमारे पास है ये होता है। तो आयतन से हम क्या निकालेंगे सर, आयतन से त्रिज्या का मान आएगा और इस त्रिज्या के मान को हम इसमें रखेंगे, तब हमारा आंसर मिलेगा। तो रखिएगा आप ये कह सकते हो सर 4/3 पाई का मान कितना हो जाएगा आपके पास है, 22/7। ठीक है, और आर की घात 3 ऐसे कैसे रहने दीजिए, बराबर कितना आपके पास है, 38,808। काटा पीटी करोगे आप इससे, किससे, 11 से काटेंगे तो 2 बार कटेगा सर। अगर हम इसे 11 से काटते हैं, 11 तिया 33, 5 बच जाएगा 58, 11 पिंजो 55, कितना बच जाएगा 3, तो 2 और 88, इतनी बार कट जाएगा। अब किससे सर, देखिए ये 8 हो जाएगा, 8 से ही काटो आप सीधे सीधे, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 8 एकम 8, इतनी बार कट गया। यानी हम ये कह सकते हैं सर आर की घात 3 का जो मान आया ना वो 21, 1 21, तो ये हो गया। और आप बताइए 441 क्या होता है सर, 21 × 21 होता है। अगर ऐसा है तो आर की घात 3 का मान इतना, तो क्या आर का मान आपके पास 21 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आर का मान 21 आ गया ना आपके पास। अगर सर आपके पास आर का मान 21 आ गया तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आप बता दीजिएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है सर, ये 4 और ये आपके पास है 22/7, और ये r इंटू आर यानी 21 × 21 आपने कर दिया। 7 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 3 बार। तो ये कितना हो जाएगा 88। 88 गुणा कितना करोगे आप, 63। तो देखिए 2 अंकों का गुणा कैसे किया जाता है सर, ये 88 लिखना, ये 63 लिखना। पहले इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा, 24 को 4 हासिल की 2। अब देखो इन दोनों का गुणा, ये 48 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। तो 48 और 12 कितना होता है 60, 60 और 2 कितना हो जाएगा 62, हासिल की 6, 48 और ये हो जाएगा 54, यानी 5424। तो कितना आएगा आपके पास है, 5424 है किसी में, 5424, 5424, 54, 54, 54, 54। एक बार वापस करो भाई, ये हो जाएगा सर 8 या 24, 4 हासिल की कितनी लग जाएगी 2। ये हो जाएगा आपके पास है 48, 8 48। अच्छा ये 24 हो रहा है, सॉरी मैंने 12 ही काउंट किया था सर। और 48 और 24 कितना होता है आपके पास सर, 48 और 24 72 होता है, 72 और 2 कितना हो जाएगा 74 को 4 हासिल की 7,
हासिल की 7, तो आप ये कह सकते हो ये 44 हो जाएगा, और 7 है तो ये 55 हो जाएगा। तो 55 44 कितना आएगा आपके पास है? 55 44 दिख रहा है आपको? 55 44 55 44 बिल्कुल दिख रहा है सर, ये ऑप्शन में। तो ध्यान रखिए, गोले का जो क्वेश्चन आ रहा है ना, उस क्वेश्चन को आप गलत नहीं करोगे आगे से। अगला क्वेश्चन फिर देखिएगा, ये रहा आपके पास है क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन डिट्टो पूछा गया है। मैं आपको इसको बहुत सरल तरीके से समझाने वाला हूँ, ठीक है? कैसे? जैसे क्वेश्चन ने आपको दिया है ना, आप क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करिए जैसे दे रखा है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई क्रम से इतनी इतनी % बढ़ जाती है, यानी हम ये कहते हैं लंबाई कितनी बढ़ जाएगी? 10, तो 10 बढ़ जाएगी। क्या हम 110/100 लिख सकते हैं? भाई अगर कोई लंबाई 10 बढ़ जाएगी तो 110/100 यही तो हुई ना, ठीक है? और चौड़ाई 20% बढ़ जाती है तो हम क्या लिखेंगे सर? 120/100, ठीक है? अब तीसरी भुजा ऊंचाई है, ऊंचाई 20% कम हो जाएगी तो हम कितना लिखेंगे सर? 80/100। किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ तक। ऐसे क्वेश्चन में हमको क्या करना होता है, अगर आप इसमें 100 वाला मेथड लगा रहे हो, या तो रेशियो वाला लगाओ। अगर आप इसमें 100 वाला मेथड लगा रहे हो ना, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है सर? जितना काट सकते हो उतना काटो, लेकिन 100 को कभी भी मत काटना। 100 को कभी भी नहीं काटना अगर आप 100 वाला मेथड लगा रहे हो। तो उसका कारण क्या है अभी समझोगे आप। 1 2 3, यानी सर ऊपर की 3 जीरो से हमने नीचे की 3 जीरो काट दी। अब इनको मल्टीप्लाई करो, इनको मल्टीप्लाई करोगे ये कितना हो जाएगा? 88। 88 इंटू 12 कर दीजिए आप। सर 88 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12 8 कितना होता है आपके पास है? 96। हासिल कितनी लग जाएगी? 9। तो 96 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास है? 105, ठीक है? और ये एक जीरो और बची हुई थी, इस एक जीरो का आप भाग लगा दो। इस एक जीरो का क्या लगा दोगे? भाग। मैंने कहा 100 को बिल्कुल भी नहीं काटना है। 100 को इसलिए नहीं काटना है कि ये क्या है आपके पास है? प्रारंभिक आयतन है, और ये नया आयतन है। पहले आयतन 100 था, अब आयतन कितना हो गया? 105.6, मतलब सर 5.6% बढ़ रहा है। तो फिर आंसर कितना हो गया सर? 5.6। इसका मतलब कितना हो जाएगा सर? इसका मतलब हो जाएगा डी ऑप्शन, क्योंकि आप देख लीजिए ना, इसका मतलब क्या है सर? 5 पॉइंट, इसका बाद कितनी बार जाएगा आपके पास है? 6 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 6 बार। तो ध्यान रखिए, कभी भी एक 100 को नहीं काटोगे आप। अगर रेशियो वाले मेथड से करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 100 वाला मेथड ही लगाए, उसी से स्पीड बनती है। देखो स्पीड में आपका आंसर आ गया था। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रह गया कि नहीं सर नहीं बैठा हमारे दिमाग में, एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं मैं आपको। एक और क्वेश्चन लिया है, घनाभ की लंबाई 20% बढ़ जाती है, तो आप बताइए कितना लिखोगे? 120/100। 100 वाला मेथड सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन में। 30% बढ़ जाएगी तो 130/100। 50% कम हो जाएगी तो 50/100। एक 100 को बिल्कुल नहीं काटना है, कटेगा तब भी नहीं काटना है। तो सर ये 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो। 50 से कितनी बार? 2 बार। 2 से कितनी बार आपके पास है? 6 बार। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास है? तिरछी की कितना होता है? 78 होता है सर। और नीचे कितना? 100। यानी सर जो मान पहले 100 था ना, वो 78 ही रह गया। तो बताइए कि ये कितना हो रहा है आपके पास है? 22% की कमी है कि नहीं है इसमें? सर हम ये कह सकते हैं बिल्कुल 22% डिक्रीज हो रहा है। 22% क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसे क्वेश्चनों को आराम आराम से एग्जाम में सॉल्व करना है। अब बताओ क्या किसी तरह की कोई समस्या है क्या इस क्वेश्चन में जो 21 नंबर का दिख रहा है? ये सभी क्वेश्चन मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, एक सिंगल क्वेश्चन भी आज मैंने ऐसा नहीं लिया है जो क्वेश्चन नहीं आया हो। सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी क्वेश्चनों को जरूर से पढ़ करके जाइएगा आप। ये क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है, औसत पूछा है इसमें, और औसत का ही क्वेश्चन आया था जिसमें सीधे औसत पूछा था। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है सर? इसमें औसत पूछा है, एक सप्ताह के दौरान एक टैक्सी चालक की दैनिक आय इतनी इतनी है, उस सप्ताह में उसकी औसत दैनिक आय कितनी है? एक तरीका तो यह है कि सबको जोड़ जाड़ के और आप भाग दे दो राशियों को 1/, राशियों की संख्या से, औसत निकल जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं करना है और आप चाहते हो कि सर औसत के क्वेश्चन को आप सेकंडों में सॉल्व करना सिखाओ, तो मेरे हिसाब से आप मानिएगा तो वो तरीका क्या है दूसरा, कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें आपको औसत निकालना पड़े, तो सबसे बेस्ट तरीका ये है कि ये जो क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें से आप इनके बीच का कोई औसत मान लो। हम ये एक मानते हैं कि सर हमने इनका औसत मान लिया, इनके बीच में कोई भी एक संख्या मान लो। देखो इनके बीच में 500 पड़ता है, कि माना कि सर इनका एवरेज कितना है? 500। और जब एक शब्द आ जाता है ना 500, तो आप कुछ भी एक शब्द आ जाता है ना माना शब्द, तो फिर यहाँ कितना भी मान लो, कैलकुलेशन सही करनी चाहिए, बस आपका आंसर सेम आएगा। तो आप तो यहाँ औसत निकालना सीख रहे हो, मैं ये मान रहा हूँ आप नहीं जानते हो कैसे निकालना है। देखो इनका आपके हिसाब से एक औसत मान लेना, औसत ऐसा मानना
कि जिससे आपको कैलकुलेशन फास्ट हो जाए। कैसे फास्ट हो जाए कि देखिएगा, औसत आपने 500 मान लिया, तो आप ये बताइए पहली संख्या कितनी है। देखो हम इंग्लिश पे चलते हैं यहाँ। सर पहली संख्या 350 है, तो 350 500 से कितना कम है सर, 350 500 से 150 कम है, तो हमने 150 इसके नीचे लिख दिया। ये कितनी कम है सर, ये हमारे पास है 30 कम है। ये कितनी ज़्यादा है आपके पास है सर, ये 10 ज़्यादा है। इससे तुलना हो रही है। ये कितना ज़्यादा आपके पास है, 50 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा हमारे पास है, 60 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा हमारे पास है, 80 ज़्यादा है। ठीक है, और है सर ये कितना ज़्यादा सर, ये हमारे पास है 120 ज़्यादा है। अब इन सबको पहले तो सरल करो आप। जो आपस में कट रहे हैं उनको तो काटा पीटी कर लो, और जो नहीं कट रहे उनको मत काटो आप। देखो काटा पीटी करोगे तो कौन किससे कट रहा है ये बताओ सर। अगर हम देखते हैं ना तो माइनस का 180 हो जाएगा ये, तो ये हो गया माइनस का 180। और देखो 120 में अगर हम 60 जोड़ते हैं तो ये भी तो 180 हो रहा है, तो ये तो कट गई संख्या। अब कितनी संख्या बची हुई है सर, अब बचा हुआ देखो ये, इसको आप इसमें जोड़ दो, 90 90 में 50 जोड़ दो, 140। सर हमारे पास 140 बचा हुआ है, वो भी किसका बचा हुआ है, प्लस का। ऐसे ही करना है हर क्वेश्चन में, ठीक है मेरे दोस्त। फिर अब ये टोटल संख्या कितनी थी सर, टोटल संख्या एक सप्ताह था 7 था, तो 7 का आप भाग दे दीजिए। 7 का भाग कितनी बार जाएगा, 20 बार। और ये 20 किसका है आपके पास है सर, 20 भी प्लस का आया है, तो प्लस का आया ना, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें 20 प्लस कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका 520 हो जाएगा। नहीं तो राशियों को एक बटा राशियों की संख्या है, ये आप खुद लगाएं, तो आपका ये ऑप्शन करेक्ट होगा। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्या किया मैंने, मेरे हिसाब से इनका औसत 500 मान लिया। आप यहाँ 400 मानो, 300 मानो, कुछ ही मानो, लेकिन जब इसको कम करते हो तो तरीके से करिए कम। 500 मैंने इसलिए माना कि मुझे ये लगा कि इनके बीच की सी वैल्यू है, ताकि कुछ संख्या 500 के छोटी रह जाएगी, कुछ संख्या 500 से बड़ी हो जाएगी, तो हम आराम से उनको प्लस माइनस करके काट सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने इनको आपस में सॉल्व किया। लास्ट जो भी बचा राशियों का एक और राशियों की संख्या यहाँ भी लगाना पड़ता है। फिर 20 है, तो फिर आप 20 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया था तो उसके जैसे एक क्वेश्चन तो लिया था मैंने यार, कहाँ चला गया वो। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, और होमवर्क है ये क्वेश्चन नंबर 25 नंबर का। अगर वो क्वेश्चन आपको समझ में आया था तो अब मैं आपको एक और क्वेश्चन सॉल्व करना सिखा रहा हूं। देखिएगा, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दोनों क्वेश्चन औसत के खूब पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। ये भी क्वेश्चन खूब पूछा जा रहा है औसत का। औसत तो हर एग्जाम में आ ही रहा है, 2-3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं इसके। तो औसत के 2 क्वेश्चन तो मैंने समझा दिए। अगली जो क्लास आपको मिलेगी एक, जिसमें लिखा हुआ रहेगा 30 शिफ्टों का निचोड़, उसमें पूरा औसत, पूरा आपके पास है मिश्र समानुपात और आयु संबंधित 3 चैप्टर उसमें आपको एक साथ मिलने वाले हैं। कितने चैप्टर मिलेंगे, 3। तो इसके बाद की वीडियो जरूर देखना आप, वो कल आपको अपलोड होगी। सर देखिएगा, हमसे 1 2 3 4 5 6, इनका औसत कितना, 30 है, तो x का मान बताना है। एक तरीका तो है जिससे, जो बेसिक तरीका होता है, बेसिक तरीके में आप कैसे करोगे, इन सबको जोड़ दो। पहली संख्या कितनी है आपके पास है, पहली, दूसरी, तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये छठी। सर राशियों का योग बटा राशियों की संख्या 6, और इन सबका औसत कितना दे रखा है आपको, 30। तो ये रहा 30/1 मान लीजिए। इसको सरल करो, x का मान निकालो, आपका एक आंसर आ जाएगा। एक तरीका तो ये है जो कि बेसिक होता है। हम ये चाहते हैं कि आप ऐसे क्वेश्चनों में बेसिक से नहीं जाओ। बेसिक से नहीं जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, जो अभी हमने जो डेविएशन लगाया था पिछले वाले में, ऐसे लगाओ कि सर इन सब का जो औसत दे रखा है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इनका कितना दे रखा है आपको, 30 दे रखा है। इसने खुद ने दिया, अब आपको नहीं मानना है। पिछले में आपने खुद ने माना था। अब आप ये देखो कि ये 30 से ज़्यादा है कि बड़ी है। सर ये 30 से आपके पास है 2 ज़्यादा, तो ऐसे लिखो प्लस का 2। ये कितनी ज़्यादा है आपके पास है, 4 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है आपके पास है सर, 8 ज़्यादा है। ये कितनी ज़्यादा है आपके पास, ये कम है सर, कितनी, 9 कम है। ये कितनी कम है आपके पास है सर, 4 कम है। इसका तो मान निकालना है। अब इनको पहले सरल करो आप। जैसे ही हम सरल करेंगे तो सर देखिए, ये प्लस का 4 तो आपके पास है, इसको खा जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा सर, ये 10। 10 में से माइनस का 9 हटाओगे तो फाइनली कितना आएगा हमारे पास, फाइनली हम यहाँ लिख देते हैं सर, फाइनली आएगा हमारे पास है प्लस का 1। फाइनली क्या आएगा, प्लस का 1। अब आपको जो फाइनली बचा है, इसमें राशियों को एक बटा राशियों की संख्या भाग नहीं देना है। यहाँ राशियों को एक बटा राशियों की संख्या में भाग कब देना है, भाग जब देना है जब औसत निकालने को कहा जाए। इसमें तो इनकी खुद की संख्या गायब है, खुद की संख्या गायब है, तो इसमें आपको 1 आया है। अब 1 का क्या मतलब है, एक बार फिर से चेक करें क्या सर। अगर हम देखें तो ये 30, 2 ज़्यादा 2 ज़्यादा, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन आपके पास है, 4 से 4, ठीक। सर 1 आपके पास है ज़्यादा है ना, इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या है ना आपके पास है, ये संख्या 1 ज़्यादा लेके बैठी हुई है। जबकि औसत का रूल क्या होता है, औसत का रूल ये होता है कि सबको बराबर बराबर बांटना।
आपके पास इस संख्या का मान क्या आया, प्लस का 1 आ गया। अगर प्लस का 1 आ गया यानी सर ये संख्या एक ज़्यादा लेके बैठी है, तो एक ज़्यादा लेके बैठी है तो उससे कहो कि एक को तुम वापस दे दो, तो वापस दे देगा ही। तो फिर इस एक्स का मान कैसे आएगा सर, इस एक्स का मान ऐसे आएगा कि इनके पास 30 रुपये होने चाहिए, इसने एक ज़्यादा ले रखा है तो एक कम कर दीजिए, तो आंसर कितना आएगा आपके पास है 29। कुछ समझ में आया आपको कि यहाँ पे कहोगे सर जो पिछला क्वेश्चन था ना उसमें तो आपने प्लस का आया था तो आपने प्लस किया था। अरे भाई ये औसत पूछ रहा था आपसे और वो संख्या पूछ रहा है। औसत में तो जैसे दे रखा है वैसे ही, और संख्या में आप अपोजिट करते हो। संख्या निकालनी थी इसमें, तो संख्या निकालनी थी तो सर प्लस है ना, इसका मतलब है कि ये एक संख्या ज़्यादा लेके बैठी हुई है जो संख्या गायब है। जबकि अच्छा इस क्वेश्चन को अगर मैं आपसे कहूँ कि इस क्वेश्चन को पढ़ के बताओ, क्वेश्चन को कैसे पढ़ोगे, इस क्वेश्चन को ऐसे पढ़ोगे कि सबका औसत 30 है, मतलब प्रत्येक के पास है 30 रुपये है। क्वेश्चन ऐसे पढ़ना है। लेकिन जब हमने सरल किया तो इसके पास 1 रुपया ज़्यादा निकला, तो इसको फिर 29 ही देना पड़ा ताकि उनका बैलेंस बैठे, इसलिए इसका मान 29 आएगा। नहीं आया ना समझ में, तो एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास है, और ये होमवर्क है, आराम से जैसे मैंने अभी कहा है उसी तरीके से आप इस क्वेश्चन को सरल करोगे। ठीक है, सबका औसत कितना दे रखा है सर, सबका जो औसत दे रखा है ना वो 25 दे रखा है। आराम से 25 से कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए, कम कर लीजिए, ज़्यादा कर लीजिए। इसका आंसर मान लीजिए प्लस का 2 आया, तो ये 2 ज़्यादा लेके बैठा हुआ है, बैलेंस बराबर करने के लिए 25 में से 2 घटा देंगे, 23 आ जाएगा। आराम से करना, नहीं आता ये क्वेश्चन कमेंट्स में टाइप करना, कल मैं आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिखा दूंगा। अगला क्वेश्चन, ये होमवर्क है, ये आपके पास है, और ये क्वेश्चन नंबर 26 मैंने आपको करवा दिया है। तो इस तरीके से मेरे पास में जो टोटल क्वेश्चंस आज के मिले थे वो मैंने सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करवा दिए। बाकी त्रिकोणमिति के क्वेश्चन थे एडवांस मैथ में, ज़्यादा नहीं थे, एक त्रिकोणमिति का आया था और एक बीजगणित का आया था, और वो कैसे आए थे जो मैंने पढ़ाया था उसी तरीके से। त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन आया था उसमें वही था 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कुछ ऐसे दे रखा था, तो वो मैंने आपको एज इट इज पिछली क्लास में करवा रखा है, जिसमें 21 क्लासों का मिश्रण लिखा हुआ है, 21 शिफ्टों का निचोड़ लिखा हो उसमें। तो ये थी आपके पास आज की क्लास। अगर आपकी एग्जाम कल है 11-12 दिसंबर को है तो आप इस क्लास को जरूर पढ़ के जाइएगा। आप सभी को ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे आपको एक दूसरी वीडियो के साथ। क्लास अगर आपको अच्छी लगे तो एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके जाइएगा आप।